हेलो, इट्स अ वेरी लवली गुड इवनिंग एंड अ ग्रेट वेलकम। तो बेटा आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस 19। करेक्ट। अब जहां तक एएस 19 का सवाल है, सबसे पहले हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कुछ इनिशियल कॉन्सेप्ट्स को। और इनिशियल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मैंने एक डायग्रामेटिक तरीका यहाँ पर अपनाया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। मान लेते हैं कि मिस्टर ए जो है वो ओनर है किसी एसेट का, और उस एसेट की इकोनॉमिक लाइफ जो है 15 साल की है। इकोनॉमिक लाइफ 15 साल की है। मिस्टर ए ने ये एसेट जिसकी की लाइफ 15 साल की है मिस्टर बी को यूज करने के लिए दिया 10 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 10 ईयर्स के लिए। हालांकि एसेट की लाइफ जो है वो 15 ईयर्स की है। मिस्टर ए ने ये एसेट मिस्टर बी को यूज करने के लिए दिया। अब मैं फ्री में तो कोई एसेट किसी को यूज करने के लिए दूंगा नहीं। तो इनके बीच में टर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट ये हैं कि मैं आपको ये एसेट 10 साल के लिए दूंगा यूज करने के लिए। और मैंने ये भी कहा कि इस एसेट को आप ऐसे यूज करेंगे इन 10 सालों में जैसे कि आप खुद एसेट के ओनर हैं। इनफैक्ट दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीजेस एंड नॉर्मल रेंटिंग। अब नॉर्मल रेंट में क्या होता है, मैं कोई मकान किराए पे ले लूं तो मैं उस मकान को ऐसे यूज नहीं कर सकता जैसे कि मैं उसका ओनर हूं, क्योंकि लैंडलॉर्ड का इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन लीजेस में ऐसा नहीं होता। इसीलिए आपने न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा होगा कि जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उनको स्पेस चाहिए होती है और वो लीज पर ही स्पेस को लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि लीज पे अगर हम किसी एसेट को लेंगे तो उसमें ओनर का फिर इंटरफेरेंस एटलीस्ट लीज पीरियड में नहीं रहेगा। करेक्ट। तो यहां पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को यह एसेट दिया 10 साल के लिए, और उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि 10 साल तक आप इस एसेट को यूज करेंगे। इसका ऑटोमेटिकली मतलब है, जब मैं कह रहा हूं कि ये एसेट लीज पे दिया, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि मिस्टर बी यानी कि यूजर इस एसेट को इन 10 सालों में ऐसे इस्तेमाल करेगा जैसे कि वो खुद इसका ओनर है। अब इस केस में जाहिर है कि ए को हम ओनर कहेंगे और ए को हम लेसर भी कहेंगे। जिसको हमने ये एसिड यूज करने के लिए दिया उसको हम लेसी कहते हैं। जितने टाइम पीरियड के लिए हमने ये एसिड यूज करने के लिए दिया उसको हम लीज पीरियड कहते हैं। तो हमने ओनर को देख लेस सबसे पहले हमने लेसर का मतलब समझने की कोशिश करी, लेसी का मतलब समझने की कोशिश करी, लीज पीरियड का मतलब समझने की कोशिश करी। वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो ये दोनों आपस में मिलकर के तय करेंगे। करेक्ट। अगर उनको हम किसी पेपर में नोट करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को, उस दस्तावेज को हम डीड कह देते हैं। इज इट क्लियर टू यू? जैसे कि पार्टनरशिप डीड होती है ऐसी लीज डीड होती है। तो लीज डीड में इनके बीच में तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं। अब मैं ये बता रहा था कि मैंने ये एसेट इसको 10 साल के लिए यूज करने के लिए दिया। मैं मिस्टर ए हूं, तो जाहिर है कि मैं फ्री में इसको यूज करने के लिए दूंगा नहीं। इस दौरान यानी कि इन 10 ईयर्स में मिस्टर ली मुझे वक्त वक्त पर कुछ पेमेंट देगा। जनरली जो पेमेंट्स डिमांड करी जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं सीरीज ऑफ लीज पेमेंट, हालांकि ये पे करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट्स हैं और रिसीव करने के वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लीज रेंटल भी कह सकते हैं। तो जितने टाइम पीरियड के लिए मैंने एसेट यूज करने के लिए दिया उस टाइम पीरियड में लेसी हमें कुछ पेमेंट देता है जिसको हम सीरीज ऑफ लीज पेमेंट बोलते हैं। करेक्ट। और मैं कह चुका हूं कि लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लीज रेंटल्स हैं और लेसी के एंगल से ये लीज पेमेंट्स हैं। जनरली जो ये पेमेंट्स होती हैं ये एनुअल होती हैं, हालांकि मंथली भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मंथली नहीं होती हैं, पर अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्टेटेड हमेशा जो सीरीज ऑफ लीज पेमेंट्स होंगी वो एनुअली बेस्ड होंगी, यानी कि हर साल 10 सालों तक ये मुझे कुछ पेमेंट देगा। तो इसका मतलब बेसिकली लीजेस क्या है? लीजेस इज अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट whereby owner of the asset allows the user of the asset to use the asset for a particular specified period of time, and during this particular time lessee is going to use this particular asset as if he himself is the owner. Correct. And of course during this particular period lessee will also pay to the owner, that is lesser, a series of payment better known as lease payments or lease rentals. और तो ये तमाम चीजें हमने समझने की पहले कोशिश करी है। हमने देखा कि सबसे पहले लेसर कौन है, लेसी कौन है, लीज पीरियड क्या है, और साथ ही साथ हमने इकोनॉमिक लाइफ भी देखने की कोशिश करी। तो इकोनॉमिक लाइफ 15 साल की थी, मैंने 10 साल के लिए ये एसेट जो है लेसी को यूज करने के लिए दिया। इन नॉर्मल चीजों को समझने के बाद अब हम समझने की कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ लीजेस। टाइप्स ऑफ लीजेस जैसा कि मोस्टली आप लोगों को मालूम है, दो तरह की लीजेस होती हैं। उनको ब्रॉड क्लासिफिकेशन टू टाइप्स में होती है। एक होती है फाइनेंस लीज, एक होती है ऑपरेटिंग लीज। अब फाइनेंस लीज बेसिकली क्या होती है?
कोई भी लीज़ अगर जो ये कंडीशन जितनी भी कंडीशंस मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इनमें से एक भी कंडीशन को अगर सैटिस्फाई कर देंगी, तो वो लीज़ फाइनेंस लीज़ मानी जाएँगी। निम्नलिखित कंडीशंस में से अगर कोई भी एक कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगी, ठीक बोला ना मैंने? तो हम कहते हैं कि ये फाइनेंस लीज़ है, करेक्ट? ध्यान से सुनें। पहली कंडीशन ये है कि अगर मैं आपको कोई एसेट दूँ और मैं आपको ये कहूँ कि इस एसेट को लेने के बाद, अब इस एसेट से होने वाला अगर कोई रिस्क रिस्क है या इस एसेट को हासिल करने के बाद तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा, तो वो फ़ायदे और नुकसान तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। सपोज़ मैंने आपको अपनी कोल माइन दे दी 10 सालों तक यूज़ करने के लिए। अब आपने पहले साल जब कोल माइन की खुदाई करी, तो आपका आउटपुट ज़ीरो निकला, तो ये खतरा है, ये रिस्क है, लेकिन इसके लिए ज़िम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले साल में खुदाई करी और आपको वहाँ पर बहुत पड़ा हुआ सोना नज़र आ गया, गोल्ड नज़र आ गया, वो सारा आपका होगा, उसमें भी मेरा कोई हक नहीं है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन क्या है कि अगर मैं एसेट से संबंधित तमाम रिस्क एंड रिवार्ड्स आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो उस केस में वो फाइनेंस लीज़ मानी जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर लीज पीरियड कवर्स मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ, आपने देखा इस केस में जो मैं आपको बता रहा था और मैं स्ट्रेस भी कर रहा था, इकोनॉमिक लाइफ है 15 साल की और मैंने आपको कितने साल के लिए दिया? 10 साल के लिए दिया। यहाँ अकाउंटेंट्स में बड़ी कंट्रोवर्सी है क्योंकि स्टैंडर्ड्स ने कहीं पर भी पर्टिकुलरली इसको स्पेसिफाई नहीं करा हुआ है 50% 60%। हालांकि आईसीआई मॉड्यूल में ये या कुछ मॉड्यूल्स में इसकी एक परसेंटेज ड्राइव करी गई है। जैसे 15 साल की इकोनॉमिक लाइफ है और मैंने आपको 10 साल के लिए ये एसेट दिया। अगर मैं इसकी परसेंटेज कंप्यूट करूं और अगर ये परसेंटेज 60% या उसके आसपास आज 60% या उससे ज्यादा आती है, तो हम बोलेंगे कि जो इकोनॉमिक लाइफ है उसका उसका मेजर पोर्शन लीज पीरियड कवर करता है। यानी कि लीज पीरियड 10 साल के लिए मैंने आपको दिया, इफ लीज पीरियड कवर्स मेजोरिटी ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ 15 साल की है, उसमें से 10 साल का पीरियड लीज का है, तो इसका मतलब फिर इस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इफ लीज पीरियड कवर्स मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ, तो याद रखें कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो फाइनेंस लीज मानी जाएगी। और तीसरी एक अहम कंडीशन है, ये मैंने लिखा है प्रेजेंट वैल्यू, पीवी, ध्यान रखना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, एमएलपी हम बार बार यूज करेंगे। मिनिमम लीज पेमेंट इसका क्या मतलब है अभी मैं बताऊंगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कवर्स सब्सटेंशियली होल ऑफ द फेयर वैल्यू, और ब्रैकेट में मैंने कॉस्ट ऑफ द एसेट भी लिखा है। हम बाद में देखेंगे जनरली जो फेयर वैल्यू होगी वो कॉस्ट ऑफ द एसेट ही हम मान करके चलते हैं, क्योंकि अलग से फेयर वैल्यू जनरली क्वेश्चंस में दी नहीं होती। ऑफ द लीस्ट एसेट एट इंसेप्शन, इस पूरी पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या निकला, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कोई एसेट मैंने आपको दिया जिसकी कॉस्ट शुरुआत में 100 लाख की है। इसी एग्जाम्पल को मैं आगे रख लेता हूं। मान लेते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहां पर हुआ, इस तारीख को हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बिगनिंग में, बिल्कुल फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में। इसको हम क्या बोलेंगे? इंसेप्शन डेट। इंसेप्शन का मतलब ये है जब कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हुई, शुरुआत को इंसेप्शन कहते हैं, करेक्ट? मान लेते हैं कि जिस दिन मैंने आपको ये एसेट दिया, इस एसेट की कॉस्ट जो है 100 लाख की है, करेक्ट? ये जो एसेट मैंने दिया आपको 100 लाख पर, और मैंने आपको ये एसेट 10 साल के लिए दिया यूज करने के लिए। हम ये भी मान लेते हैं कि मैंने आपसे ये कहा कि जो एनुअल लीज पेमेंट होंगी, जिसको मैं सीरीज ऑफ पेमेंट बोल रहा था, वो 12 लाख की होंगी। यानी कि हर साल आप मुझे 10 लाख रुपए के, सॉरी, 12 लाख रुपए के हिसाब से पेमेंट करोगे 10 साल तक। फिर एक मैंने आपको दिया हुआ है इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न 10%। इम्प्लिसिट या जनरली कई बार क्वेश्चन में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी दे देते हैं, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न भी देते हैं। जो भी परसेंटेज दी होगी उसको आप डिस्काउंट फैक्टर के लिए यूज करेंगे। अब जरा पहले समझने की कोशिश करो। सिंपल वर्ड्स में मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब क्या है? मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब है कि लेसी जो हमें पेमेंट देगा, पहले साल में वो मेरे को 12 लाख देगा, दूसरे साल में भी 12 लाख देगा, तीसरे साल में भी 12 लाख देगा, 12 लाख देगा, 12 लाख देगा। इस तरह करते करते वो 10 साल तक मुझे 12 लाख रुपीज की पेमेंट करेगा। यानी कि अगर 10 साल में 12 12 हम देखें तो ये 120 लैक्स होता है। मैंने 144 कैसे लिख दिया? 120 लैक्स, करेक्ट? ये जो पेमेंट मुझे, मैं कौन हूं? लेसर हूं। मुझे लेसी से, लेसी कौन है? आप हैं। आप जो मुझे पेमेंट देंगे 120 लाख की देंगे, लेकिन ये पेमेंट जो है कितने की है? ये 120 लाख की जो पेमेंट मुझे आपसे मिलेगी, इसको मैं बोलूंगा ये एब्सोल्यूट पेमेंट है। एब्सोल्यूट मतलब है
जो आप मेरे को टोटल दे रहे हैं 12-12 लाख के हिसाब से 120 लाख आपको मुझे मिलेंगे। अब मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि मेरे एसेट की वैल्यू 100 लाख की है। मेरे एसेट की वैल्यू कॉस्ट जो है उसी को हम फेयर वैल्यू भी मान के चल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूं कि क्वेश्चन में अधिकतर वो तुम्हें अलग से मिलेगी नहीं, तो कॉस्ट को ही आप फेयर वैल्यू लेकर के चलेंगे। ये एसेट मैंने आपको दिया, ये मैंने एसेट आपको आज दिया है, और इस एसेट की कॉस्ट या फेयर वैल्यू हम 100 लाख की मान रहे हैं। तो इंसेप्शन के दिन इस एसेट की कॉस्ट 100 लाख है, लेकिन मुझे 10 सालों में आपसे टोटल जो मिल रहा है वो 120 लाख रुपए मिल रहा है। अब फाइनेंस के स्टूडेंट आप मुझसे बेहतर हैं, आप भी जानते हैं कि ये 100 लाख इज नॉट इक्वल टू 120 लैक्स। इस 120 लाख को देख करके मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपसे फायदे में हूं। मेरे एसेट की कॉस्ट 100 लाख है, क्योंकि आपसे मुझे जो 12-12 लाख रुपए मिल रहे हैं वो तो 10 साल में मिलेंगे ना। 10 साल में मुझे आपसे 120 लाख रुपए मिल रहा है। तो इन दोनों को मैच करने के लिए हमें क्या करना होगा? मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करनी पड़ेगी। तो मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करूंगा। अब मैंने यहाँ करी नहीं है, वो आप काम कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करने के लिए आपको जो क्वेश्चन में परसेंटेज इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न जो दिया होगा उसको आप यूज करेंगे। 10% इम्प्लिसिट रेट है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 10% के हिसाब से आप यहां पर नोट करेंगे, जो भी फर्स्ट ईयर का है, फिर सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, 10 ईयर का। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। मैंने कुछ करा नहीं है, मैंने सिर्फ ये इमेजिनरीली फिगर लिखी है। मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो 120 लाख रुपए हमें मिल रहे हैं, दरअसल उनकी प्रेजेंट वैल्यू 95 है। यानी कि आज के दिन, मैं आज के दिन देखना चाहता हूं कि आप मेरे को 10 साल में जो 120 लाख रुपए दोगे, हकीकत में उसकी वैल्यू कितनी है? हकीकत में उसकी वैल्यू 95 लाख है। टेक्निकली अब मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं अपनी इस एसेट की कॉस्ट या फेयर वैल्यू को जो आपसे मिलने वाला अमाउंट है उससे कंपेयर कर सकूं। तो मुझे 100 को 120 से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ठीक तरीके से कंपैरिजन नहीं दिखाएगा। जाहिर है, क्योंकि ये अनडिस्काउंटेड फिगर्स हैं, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको मिल रहा है ना। अब आपने प्रेजेंट वैल्यूज इनकी निकाल ली, 120 की प्रेजेंट वैल्यू 95 है। हालांकि मिल तो आपको कम रहा है, लेकिन फिर भी आपको तकरीबन तकरीबन इसके बराबर तो मिल ही रहा है ना। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इसके बराबर ही मिले, थोड़ा इससे ज्यादा या कम भी मिल सकता है। तो मैंने क्या बताया कि अब ये जो आपने प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करी है, इसको मैं बोलूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। लीज पेमेंट आपकी 12 लाख की थी, उनकी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल 95 है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट है। तो ये जो मैंने थर्ड सेंटेंस लिखा है, इसका क्या मतलब है कि लेसी से होने वाली जो लीज पेमेंट है, अगर मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करूं और प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट की अगर तकरीबन तकरीबन इस एसेट की फेयर वैल्यू या कॉस्ट के बराबर आ जाए, जो कि इंसेप्शन के दिन है, इंसेप्शन के दिन, एग्रीमेंट के दिन इस एसेट की कॉस्ट या फेयर वैल्यू 100 है। अगर ये दोनों पेमेंट ऑलमोस्ट बराबरी की हैं, जो कि बराबरी की मानी जाती हैं, यानी कि अगर तकरीबन वो 90% पोर्शन भी इसका कवर कर ले, तो हम बोलेंगे तकरीबन तकरीबन ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि आपको 95 मिल रहा है, 100 आपकी एसेट की कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट मिल रहा है, इट इज कवरिंग सब्सटेंशियली होल ऑफ दिस अमाउंट। तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए। वो कहां पर चली गई शीट? तीसरी कंडीशन ये थी जो मैं आपके सामने अब रखता हूं, आपको समझ में आएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कवर्स सब्सटेंशियली, का मतलब तकरीबन तकरीबन, होल ऑफ फेयर वैल्यू। यहां फेयर वैल्यू या कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी है? 100 है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कितनी है? 95 है। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कवर्स सब्सटेंशियली होल ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, करेक्ट, तो हम कहेंगे फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि फाइनेंस लीज मानी जाएगी। तो फाइनेंस लीज कब मानी जाती है? एक तो जब रिस्क एंड रिवार्ड्स ट्रांसफर हो, या फिर लीज पीरियड जो है मेजर पोर्शन का हो, इकोनॉमिक पीरियड का, या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट जो हमें हासिल होगी वो तकरीबन तकरीबन बराबरी के हो फेयर वैल्यू के, जो कि इंसेप्शन के दिन है। उसके अलावा एक चौथी कंडीशन भी है। चौथी कंडीशन में क्या है? डी, lessee shall have the right to purchase the asset और renew it at the end of the lease period। अगर मैंने एसेट आपको दिया और मेरे और आपके बीच में एक टर्म एंड कंडीशन या क्लॉज ये भी है कि लीज पीरियड की समाप्ति के बाद आप चाहो तो इस एसेट को खरीद सकते हो, या इसको
लीज टर्म्स को आगे बढ़ा सकते हो, रेन्यू कर सकते हो, तो इसका मतलब ये फाइनेंस लीज है। याद रखें, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो लीज फाइनेंस लीज मानी जाएगी। अब जहां तक सवाल है ऑपरेटिंग लीजेस का, तो स्टैंडर्ड तो सीधा कहता है कि ऑपरेटिंग लीजेस वो तमाम लीजेस हैं जो कि फाइनेंस लीज नहीं है, यानी कि लीजेस अदर देन फाइनेंस लीज। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग लीज वो लीज है जिसमें रिस्क एंड रिवार्ड्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, करेक्ट, और जिसमें लीज पीरियड जनरली इकोनॉमिक लाइफ का जो मेजर पोर्शन है उससे कम होता है। लीज पीरियड इज लेस देन मेजोरिटी ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ, तो वो फिर ऑपरेटिंग लीज मानी जाती है। अब जो मेन एस्पेक्ट है हम उस पे आते हैं, ये शीट्स में इधर रख देते हैं। अब है अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स पहले हम देखेंगे फाइनेंस लीज, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं फाइनेंस लीज पर ही बेस्ड होंगे। और फाइनेंस लीज के अकाउंटिंग पहले हम जरा लेसी के एंगल से देख रहे हैं, पहले लेसी के एंगल से देख रहे हैं, लेसर के एंगल से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि लेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स अंडर पहले हम देखेंगे फाइनेंस लीज, एफएल का मतलब, और बुक्स ऑफ लेसी में देखेंगे। अब आप एक अपने आप को लेसी मान लो, मैं भी लेसी हूं, करेक्ट। मैंने कोई एसेट लीज पे लिया। जब मैं एसेट लीज पे ले रहा हूं फाइनेंस लीज के अंतर्गत, तो मैं आपको बता ही चुका हूं, इसका मतलब लीज पीरियड के दौरान मैं इस एसेट को ऐसे यूज करूंगा जैसे कि मैं खुद इसका ओनर हूं। यहां पर आपने वो पढ़ा है ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जो कई बार आप पढ़ते थे समझ में नहीं आता था। हकीकत में ये एसेट तो मेरा नहीं है, इवन लीज पीरियड में भी मेरा नहीं है, लेकिन लीज पीरियड में मैं इस एसेट को जो मैंने लीज पे लिया है, इस एसेट को मैं ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूं जैसे कि मैं ही ओनर हूं। तो फॉर्म के बेस पर, फॉर्म का मतलब है लीगल बेस पर, लीगल सेंस में तो मैं इस एसेट का ओनर नहीं हूं। लेकिन अगर हकीकत को देखा जाए, जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस को परखा जाए तो मैं इस एसेट का ओनर हूं। तो इसका मतलब भले ही मैं इस एसेट का ओनर नहीं हूं, मैं लेसी हूं, मैंने इस एसेट को लीज पे लिया है, इस एसेट को लीज पीरियड में मैं ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूं जैसे कि मैं खुद इसका ओनर हूं। अगर मैं ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूं तो इन सब्सटेंस आई एम द ओनर, और अगर इन सब्सटेंस आई एम द ओनर, तो इसका मतलब है फिर ये एसेट मेरी फाइनेंशियल्स में झलकना चाहिए। यही वजह है कि लेसी जब किसी एसेट को फाइनेंस लीज पे लेता है तो वो दो चीजें इकट्ठे रिकग्नाइज करेगा। एक तो वो एसेट रिकग्नाइज करेगा क्योंकि उसने ये एसेट लिया है, लेकिन इस एसेट के खिलाफ उसको कुछ पेमेंट भी देनी है, तो एसेट भी रिकग्नाइज करेगा, लायबिलिटी भी रिकग्नाइज करेगा। नंबर वन, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा भी है कि लेसी शेल रिकग्नाइज फाइनेंस लीज बोथ एज एन एसेट एंड एज ए लायबिलिटी। अब दूसरा क्वेश्चन ये उभरता है कि आप किस वैल्यू पे उसको रिकग्नाइज करेंगे। तो मैंने यहां लिखा हुआ है कि जो ये एसेट मैंने लिया है और जिसके खिलाफ मुझे कुछ पेमेंट देनी है। अब जरा समझने की कोशिश करें, यहां पर मैं अगर उसी केस को आगे बढ़ाऊं, याद है ना मैंने कहा था कि उस एसेट की कॉस्ट 100 है, 10 साल के लिए मैंने आपको दिया था, और मैंने आपको कहा था कि आप मुझे 12-12 लाख रुपए 10 साल तक देंगे, यानी कि टोटल आप मुझे 120 लाख देंगे। नो डाउट लेसर को 120 लाख मिलेंगे लेसी की तरफ से, और लेसी 120 लाख की पेमेंट करेगा, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमने जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो प्रेजेंट वैल्यू इन लीज पेमेंट की कितनी निकली, 95 निकली थी। यानी कि टाइम वैल्यू को कंसीडर करके हमें ये लगता है, हमें मतलब लेसर को ये लगा कि हकीकत में उसको 95 लाख रुपीस मिले हैं। अब लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझना है, ध्यान से समझें। अब लेसी अब की बार पे कर रहे हैं, अब पे तो वो 120 लाख करेगा 10 साल में, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। लेकिन लेसी भी जानता है कि हकीकत में वो 95 लाख ही पे कर रहा है, बिकॉज ये 120 लाख में 10 ईयर्स में पे कर रहा हूं। इन रियलिटी एक्चुअली आई एम पेइंग 95, एब्सोल्यूट टर्म्स में 120 पे करूंगा, इन रियलिटी आई एम पेइंग ओनली 95। इसका मतलब अकाउंटिंग सेंस में हम क्या कहेंगे कि लेसी क्या सोचेगा कि जो 120 लाख वो टोटल 10 इयर्स में पे करेगा, उसमें से इतनी तो रियल लायबिलिटी है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो फाइनेंस चार्ज माने जाएंगे। ये एक्स्ट्रा वो इसलिए क्योंकि 10 साल की मोहलत उसको मिली है पे करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसका मतलब हर साल जो मैं 12 लाख पे करूंगा, हर साल में जो पेमेंट पे करूंगा, उस पेमेंट को मुझे दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा।
कि कितना मैं लायबिलिटी के लिए पे कर रहा हूं और कितना मैं फाइनेंस चार्जेस के लिए पे कर रहा हूं। ये बात समझने की कोशिश करें। अब दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर क्या लिखा है कि एसेट और लायबिलिटी के रूप में रिकॉग्नाइज तो करेगा, लेकिन किस वैल्यू पे करेगा? कॉस्ट या फेयर वैल्यू, या फिर प्रेजेंट वैल्यू और मिनिमम लीज पेमेंट, दोनों में से जो छोटी फिगर है उस वैल्यू पर लेसी अपनी बुक्स में उस एसेट और लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेगा। अगर इसी एग्जांपल को हम ले ले तो 95 लाख पर वो एंट्री लिखेगा एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी अकाउंट 95 लाख 95 लाख। बात समझ में आ गई? फिर मैंने वही जो पॉइंट आपको बताया वही मैंने लिखा भी है। अब लेसी जो पेमेंट करेगा उस पेमेंट को दो टुकड़ों में बांटना पड़ेगा कि कितना वो लीज लायबिलिटी के लिए एल एल कितना लीज लायबिलिटी के लिए पे कर रहा है और कितना वो फाइनेंस चार्जेस के लिए एफ सी फाइनेंस चार्जेस के लिए पे कर रहा है। कि मैं जो भी पेमेंट अब की बार करूंगा 12-12 लाख की, क्योंकि पेमेंट तो हर साल होगी, उस 12 लाख में से कुछ तो लीज लायबिलिटी के अगेंस्ट पे हो रहा है और कुछ फाइनेंस चार्ज के अगेंस्ट पे होगा। उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि जो लेसी है इन सब्सटेंस वो एसेट का ओनर है तो उसको डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। करेक्ट? अब जो हमने इस साल फाइनेंस चार्ज पे करे या जो हमारे फाइनेंस चार्ज लगे और जो हमारा डेप्रिसिएशन लगा वो हमारा खर्चा भी है, उसको हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंस चार्ज ये तो लेसी की बुक्स में एंट्री हो गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम लगी इसमें? कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सो सिंपल। लॉजिकली समझना है, रट के तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा। अब जरा लेसर की बुक्स में आ जाओ। अब लेसर की बुक्स में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो वाजिब भी है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए लेसर समझो, तब समझने में आसानी होती है। अब मैं लेसर हूं, कोई रफ शीट कहाँ है? ये रफ शीट आ, मैं लेसर हूं, ओनर हूं। मैंने एक एसेट मेरी फाइनेंशियल्स में, ये लेसर के फाइनेंशियल्स हैं, मेरी फाइनेंशियल में कोई एसेट है। करेक्ट? अब ये एसेट मैं लेसी को दे देता हूं। ये एसेट मैंने लेसी को दे दिया तो मेरे यहां से तो ये एसेट हट गया ना। भाई मैंने लेसी को जब ये एसेट ही दे दिया और 10 साल तक मैंने ये एसेट लेसी को यूज करने के लिए दे दिया और 10 साल तक लेसी इस एसेट को ऐसे यूज कर रहा है जैसे कि वो खुद ओनर है, तो फिर मैं ओनर कहाँ रहा? तो टेक्निकली ये एसेट अब मेरी बुक्स में नजर नहीं आना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, लेकिन जब मैंने लेसी को ये एसेट दिया तो बदले में लेसी मुझे कुछ पेमेंट भी तो देगा। बिकॉज मुझे लेसी से कुछ रिसीव करने हैं तो मैं क्या बोलूंगा उसको? रिसीवेबल्स। इसका मतलब सबसे पहले तो लेसर क्या करेगा, अपनी बुक से जो लीज्ड एसेट है, जो एसेट उसने लीज पर दे दिया उसको हटा देगा, यानी कि डी रिकॉग्नाइज कर देगा। एसेट को डी रिकॉग्नाइज करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। करेक्ट? और इस पर्टिकुलर एसेट के स्थान पर एक नया एसेट आ जाएगा जिसको हम लीज रिसीवेबल्स या सिंपली रिसीवेबल्स के नाम से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब एक एसेट गया उसकी जगह नया एसेट आ गया। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट यही लिखा है कि जो लेसी है वो क्या करेगा? शेल डी रिकॉग्नाइज द एसेट गिवन ऑन फाइनेंस लीज एंड रिप्लेस द सेम विद द अनदर एसेट दैट इज रिसीवेबल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहां पर थोड़ी कहानी जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है और बहुत ध्यान से आपको समझना है। अब क्या हुआ, लेसी ने ये एसेट तो दिया, अब समस्या, सॉरी लेसर ने एसेट दिया। अब पॉइंट ये है कि लेसर किस वैल्यू पे इसको रिकॉग्नाइज करेगा। और ये पॉइंट अगर आपकी समझ में आ गया तो फिर 99% समझ लो ये स्टैंडर्ड आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। शेल रिकॉग्नाइज द एसेट एट नेट इन्वेस्टमेंट। अब ये नेट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है वो मैं भी सारी चीजें क्लियर करता हूं। उसके आगे भी मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, आप बिल्कुल चिंता छोड़ दो, पहले अभी मैं पढ़ूंगा इसको। पहले आप यहां पर ध्यान दो, मुझे पता है बच्चों को किस तरह समझ में आता है, इसलिए आप यहां पर ध्यान दो। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लेसर अपनी बुक्स में किस वैल्यू पे इनको रिकॉर्ड करे। करेक्ट? सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि लेसर जब किसी एसेट को देगा तो लेसर को क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। लेसर को क्या क्या चीजें मिल सकती हैं? लेसर को लेसी से एक तो लीज पेमेंट, लीज पेमेंट्स, मिनिमम लीज पेमेंट, एक तो मिनिमम लीज पेमेंट मिलेंगी।
और याद रखें कि मिनिमम लीज पेमेंट के 2 हिस्से होते हैं, बहुत बच्चों को ये भी कन्फ्यूज़न होती है। एक तो होती है लीज पेमेंट, पेमेंट की जगह आप वर्ड रेंटल भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लेसर के एंगल से हम बात कर रहे हैं, हालाँकि स्टैंडर्ड जो है वर्ड पेमेंट ही यूज़ करेगा, चाहे वो लेसर के एंगल से करे, चाहे लेसी के एंगल से करे, लेकिन आप मन में समझने के लिए लीज रेंटल भी कर सकते हैं। तो लेसी से हमें कुछ तो मिनिमम लीज पेमेंट जैसे कि 12-12 लाख की हर साल मिल रही थी। एक्चुअली जो मिनिमम लीज पेमेंट होती है, उसके भी 2 पार्ट हो सकते हैं। एक तो हम कहते हैं लीज पेमेंट या लीज रेंटल्स और दूसरा हिस्सा होती है उसको हम कहते हैं गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। जब लेसर लेसी को एसेट 10 साल के लिए देगा, तो वो लेसी से गारंटी ले लेता है कि भाई आखिरी साल के खत्म होने तक या लीज पीरियड के खत्म होने पर आप मुझे बताओ, आप मुझे कितनी वैल्यू इस एसेट के खिलाफ दोगे। समझ में आया? एक तो लेसर लेसी से लीज पेमेंट मांगेगा, हर साल एनुअल रेंट मांगेगा और आखिरी साल में वो कुछ और पेमेंट मांगेगा जो कि पहले से ही इन दोनों में तयशुदा होगी। पहले से ही डिसाइड हो चुका होगा कि अंतिम ईयर में, लास्ट ईयर में आप लीज रेंटल के अलावा, लास्ट ईयर में मैं लीज रेंटल तो दूंगा ही, लीज पेमेंट तो दूंगा ही, लेसी देगा हमें। उसके अलावा अगर इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट है गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू को लेकर के, मान लेते हैं लेसर ने लेसी को ये कहा, भाई हर साल तुम मुझे 12-12 लाख दोगे, नंबर एक, और तुम मुझे लास्ट ईयर में ना 10 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दे देना। गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, उसको बोलते हैं गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। बात समझ में आ गई? यानी कि मिनिमम लीज पेमेंट के 2 पहलू होते हैं। एक तो लीज पेमेंट और दूसरा गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। उसके अलावा एक तीसरी चीज भी होती है। लेसर को लेसी से क्या-क्या चीजें, या यूं कहें कि जब लेसर कोई एसेट लीज पर देता है, तो लेसर को उस एसेट के अगेंस्ट क्या-क्या मिल सकते हैं। एक तो लीज पेमेंट या लीज रेंटल्स, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू जिसको मिलाकर के मिनिमम लीज पेमेंट बोलते हैं, प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। हमें कुछ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी मिल सकती है। अब ये अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू का क्या मतलब है? मान लेते हैं कि एसेट की रेसिडुअल वैल्यू 10 साल के बाद, सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख की थी, करेक्ट? और लेसी ने गारंटी दी हुई थी 1.5 लाख की। टोटल रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख की है, जबकि लेसी ने तो ये कहा था भाई मैं 1.5 लाख की गारंटी आपको देता हूं। लेकिन अगर रेसिडुअल वैल्यू ज्यादा है, यानी कि 0.5 से ज्यादा है, तो ये 0.5 क्या हो गया? अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। तो ये भी एक फायदा लेसर को मिल रहा है क्योंकि एसेट की वैल्यू जो उन दोनों के बीच में तय हुआ था उससे भी ज्यादा है, तो उसको ये एक और फायदा भी मिल रहा है। यानी कि पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि लेसर को लेसी की तरफ से, या लेसर जब कोई एसेट लीज पर देता है तो लेसर को क्या क्या चीजें मिल सकती हैं? लीज रेंटल्स या पेमेंट, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, जिन दोनों को मिलाकर के हम मिनिमम लीज पेमेंट बोलते हैं, ये आपने भूलना नहीं है। और उसके अलावा अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है? रेसिडुअल वैल्यू में से आप गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपको पता लग गया कि अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू इतनी है। इज इट क्लियर टू यू? तो आपको अब ये तो पता लग गया कि जो लेसर है उसको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, ये अब आपने ध्यान में रखना है। अब जरा इस क्वेश्चन पे मैं आता हूं जो मैंने एग्जाम्पल सॉर्ट ऑफ मैंने बताया। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि लेसर, हमें ये तो पता लग गया, हमने पढ़ भी लिया कि लेसर अपनी बुक्स में पहले तो एसेट को डी रिकॉग्नाइज करेगा, उसकी जगह एक नया एसेट लिख देगा रिसीवेबल्स के रूप में, लेकिन ये नए एसेट को की क्या वैल्यू हम अटैच करेंगे? उसको हम नेट इन्वेस्टमेंट पे रिकॉग्नाइज करते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन ये नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं मिनिमम लीज पेमेंट, उसी कहानी को हम बरकरार रख रहे हैं जो मैंने शुरू में रखी है कि 100 लाख फेयर वैल्यू है, 10 इयर्स का लीज पीरियड है और हर साल आप मुझे 12 लाख दोगे। तो जो मिनिमम लीज पेमेंट्स लेसर को मिलेंगी, मिनिमम लीज पेमेंट के 2 पहलू होते हैं, एक तो लीज रेंटल या लीज पेमेंट, जो कि इस केस में 12 लाख है और 10 साल तक आपको मिलेगा, हर साल 12-12 लाख 10 इयर्स के लिए। मान लेते हैं 120 लाख, मान क्या लेते हैं 12 लाख हर साल मिल रहा है, 10 साल तो 120 लाख, तो आपको क्या मिली? लीज पेमेंट या लीज रेंटल्स। अब मैंने इसमें एक चीज ऐड कर दी, हम ये भी मान लेते हैं कि लेसी हमें गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 10 लाख की देगा, करेक्ट?
यानी कि 120 लाख तो आपको मिले ही, 10 लाख आपको और मिल गए क्योंकि लेसी ने ये कहा कि मैं 10 लाख गारंटी देता हूं कि मैं आपको और दूंगा। यानी कि मेरी निगाहों में इस एसेट की वैल्यू लीज पीरियड के फिनिश होने तक एटलीस्ट 10 लाख और ये भी मैं आपको दूंगा। और उसके अलावा अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी मान लेते हैं 5 लाख की है। अब आप लेसर हो। लेसर को जो जो चीजें मिल सकती हैं उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जीआई का क्या मतलब है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पहले तो आपको यह बताना है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज टोटल ऑफ लीज रेंटल्स प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। करेक्ट? और इन दोनों को मिला करके हम मिनिमम लीज पेमेंट बोलते हैं। ये आपको और भी अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। तो इसका मतलब टोटल मिनिमम लीज पेमेंट आपको कितनी मिल रही है? 130 लाख की। और कुछ आपको एक एक्स्ट्रा फायदा भी हो रहा है 5 लाख का। इन दोनों को मिला दें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये जो आपने एसेट लीज पे दिया, माना ये जा रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट 135 की रही इसमें, तो इसलिए इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। याद रखते हैं ग्रॉस वर्ड जहां भी आएगा ना, इसका मतलब वहां पर हम एब्सोल्यूट फिगर्स की बात करें। एब्सोल्यूट का मतलब जिसपे हमने डिस्काउंट फैक्टर्स कंसीडर नहीं करा है। तो एब्सोल्यूट रूप में आपको 135 लाख मिलेंगे, ये एब्सोल्यूट सेंस में मिलेंगे। अब आप क्या करो? 100 लाख का आपने एसेट दिया, पर आपको ये सोच के खुश नहीं होना चाहिए कि भाई 135 मिल रहे हैं, मेरे को फायदा ही हो रहा है। अब आप पहले इनकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करने की कोशिश करो। मैंने इमेजिनरीली मान लिया, मैंने प्रेजेंट वैल्यू इसकी कंप्यूट करी मिनिमम लीज पेमेंट की, लेट अस से 95 लाख मैंने इमेजिनरीली करी। और मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करी, ये 1 लाख आ गई। मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करी, इसकी भी करी। ये 95 क्या है? मिनिमम। ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। और ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये जो मेरे पास आएगा, इसको मैं कह सकता हूं दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। और अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो जो आएगा उसको मैं कहूंगा नेट इन्वेस्टमेंट। अब आपको यह पता लगना चाहिए कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। भाई जब मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली और उसको मैं नेट इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं, तो इसका मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें तो वही नेट इन्वेस्टमेंट है। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। या इसको यूं कह सकते हैं कि इट इज सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ये आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। अब दूसरी चीज, आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 135 लाख की थी, आपको मिला कितना? 96 लाख। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से मैं 96 लाख हटा दूं तो ये जो आपको मिल गए ना, इसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड यानी कि जिसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और मुझे इतने का फायदा हो गया। तीन चीजें अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? मिनिमम लीज पेमेंट जो टोटल आपको मिल रही है। और मिनिमम लीज पेमेंट के दो पहलू होते हैं, ये भूलना नहीं। लीज पेमेंट प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। अब मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो पहले तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू को मैं बोलूंगा नेट इन्वेस्टमेंट। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को मैं कंपेयर करूं नेट इन्वेस्टमेंट से, तो जो एक्स्ट्रा आएगा वो आपकी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम मानी जाएगी। तो अब आपकी बात समझ में आनी चाहिए। जब मैंने ये लिखाया, अब मैं उस शीट को आपके सामने रखता हूं जिसमें मैंने आपको ये लिखा है कि लेसर जो है अपनी बुक्स में एसेट को नेट इन्वेस्टमेंट पे रिकग्नाइज करेगा। इज इट क्लियर टू? सॉरी, जो रिसीवेबल्स है उसको नेट इन्वेस्टमेंट पर रिकग्नाइज करेगा। फिर वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि जीआई इज इक्वल टू लीज पेमेंट प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। इन दोनों को मिलाकर के मिनिमम लीज पेमेंट बोलते हैं, और प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। और यहीं पर फिर मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया, जी आई इज इक्वल टू लीज रेंटल या लीज पेमेंट प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। इन दोनों को मिलाकर के मिनिमम लीज पेमेंट बोलेंगे, और प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। करेक्ट? तो ये चीज अब आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब हमारी समझ में आ गया। फिर तीसरा पॉइंट मैंने यहां पर लिखाया है कि जो हमें लीज रेंटल्स मिलेंगे लेसर को,
जैसे लेसी जो पेमेंट करता है, कुछ वो लीज़ लायबिलिटी के लिए पे करता है, कुछ फाइनेंस चार्ज के लिए पे करता है। ऐसे ही लेसर को भी जो पेमेंट मिलेगी हर साल 12 लाख, 12 लाख, उसमें से कुछ तो पेमेंट एसेट के खिलाफ है और कुछ फाइनेंस इनकम के खिलाफ है। जो हिस्सा फाइनेंस इनकम के खिलाफ आएगा, ज़ाहिर है कि वो उसको मैं स्टेटमेंट ऑफ पी-एन-एल में भी ले जाऊँगा। तो इस तरीके से आपने ये समझने की कोशिश। इज़ इट क्लियर टू यू? इंटरेस्टिंग है? बिल्कुल है। आइए जी, फाइनेंस लीज़ को आपने देख लिया। फाइनेंस लीज़ में आपने ये भी देखा कि लेसर की बुक्स में और लेसी की बुक्स में किस तरीके से अकाउंटिंग करी जाती है। यहाँ तक ठीक है। अब उसके अलावा दूसरी लीज़ होती है ऑपरेटिंग लीज़, उसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए। ऑपरेटिंग लीज़ वो लीज़ होती है नंबर 1, जो कि फाइनेंस लीज़ के अलावा है, यानी कि जिसमें हम रिस्क एंड रिवार्ड्स ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, और जो लीज़ का पीरियड होता है, वो इकोनॉमिक लाइफ़ के मुकाबले मेजॉरिटी पीरियड से कम होता है। करेक्ट? अब लेसी की बुक्स में किस तरीके से करेंगे? ऑपरेटिंग लीज़ में बिकॉज़ मैंने आपसे एसेट तो लिया है, एक तो मैंने बहुत कम टाइम के लिए लिया है, नंबर 1, और दूसरा, यहाँ पर आपने मेरे को रिस्क एंड रिवार्ड्स ट्रांसफ़र नहीं करे हैं, तो इसका मतलब इस एसेट को मैं मनमाने रूप से या ओनर की कैपेसिटी में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो इसीलिए ऑपरेटिंग लीज़ेज़ में मैं एसेट और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज़ नहीं करूँगा। हर साल जो मैं आपको एनुअल रेंट पे करूँगा, करेक्ट? बस उसकी मैं एक एंट्री करूँगा, लीज़ रेंटल अकाउंट या लीज़ पेमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन ये जो पेमेंट है ये रेंटल के रूप में मानी जाएगी, खर्चे के रूप में मानी जाएगी। तो जो भी मैं पेमेंट करूँगा उसको मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ पी-एन-एल में डेबिट कर दूँगा, सिंपल है, और कुछ मुझे कुछ करना ही नहीं, कोई डेप्रिसिएशन मुझे देना नहीं है। इज़ इट क्लियर टू यू? क्योंकि एसेट मेरा है ही नहीं, मैं अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज़ नहीं करूँगा, ऑपरेटिंग लीज़ में। अब लेसर है, लेसर भी अपनी बुक्स में एक ही काम करेगा। लेसर ना तो कोई एसेट डी-रिकॉग्नाइज़ करेगा क्योंकि एसेट का मालिक वही माना जाएगा। बस ये है कि जो आपसे पेमेंट उसको मिल रही है, उसको वो अपनी इनकम मानेगा और उसको अपने स्टेटमेंट, और उसके अलावा वो डेप्रिसिएशन भी देगा। जो आपसे मिला उसको तो वो इनकम मानेगा और अपने स्टेटमेंट ऑफ पी-एन-एल में क्रेडिट करेगा, और जो डेप्रिसिएशन लेसर चार्ज करेगा वो अपनी बुक्स में डेबिट करेगा। तो ये ऑपरेटिंग लीज़ के बारे में, फाइनेंस लीज़ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ तक की कहानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर ये आपकी समझ में ज़्यादा आएगा। आइए जी। तो अब मैंने क्वेश्चन करना शुरू करा। यहाँ तक ठीक है? अब ये जो हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। मुझे इसमें कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, तो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम। तो बड़े, जैसा कि मैंने कहा कि इस सेशन में अब हम कुछ केस स्टडीज करेंगे, तो सबसे पहले केस स्टडी मैंने ली। पहले तो ये जो मैंने केस स्टडी 6 लिखी है ना, इसको देख करके आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न बीइंग इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये केस स्टडी का जो नंबरिंग है वो रिफ्लेक्ट करता है जो हमने स्टडी मटेरियल अपने स्टूडेंट्स को दिए हुए हैं। तो इसका मतलब जो हमारा स्टडी मटेरियल है ये उसकी केस स्टडी नंबर 6 है। हालाँकि इस सेशन की ये पहली केस स्टडी है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसी केस स्टडी से पहले स्टार्ट भी करते हैं। इनिशियल कॉन्सेप्ट्स को देखने के बाद अब इस केस स्टडी में वो क्या कहता है, क्वेश्चन की मेन डिमांड है इस क्वेश्चन की कि लेसी जो है अपनी बुक्स में किस वैल्यू पर एसेट या लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेगा। करेक्ट? तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है ईयर 1 और ये ईयर 10, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि लीज पीरियड जो है वो 10 ईयर्स का है। करेक्ट? फिर लीज रेंटल आपको दिया हुआ है कि लेसी लेसर को हर साल 60,000 पर एनम पे करेगा। उसके अलावा लेसी अब की बार लेसर को 5,000 रुपीज हर साल पे करेगा, लेकिन अदर सर्विसेज के लिए। कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में ये एग्रीमेंट होता है लेसर और लेसी के बीच में कि भाई हम तुम्हें कुछ मेंटेनेंस, रिपेयर्स वगैरह की एक्स्ट्रा सर्विसेज देंगे, उसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब वो कहता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज एट 10% फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर इज 6.45। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर इज 6.45 का क्या मतलब हो गया? पहले तो इस पॉइंट को भी मैं जरा समझा दूं। बहुत से बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में अब मुझे पहले मिनिमम लीज पेमेंट फाइंड करनी है, क्योंकि हमने लीजेस में देखा, हमने पहले तो ये देखा था फाइनेंस लीज के अंदर। ये क्वेश्चन फाइनेंस लीज का ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस वैल्यू पे एसेट और लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करा जाएगा। हमें मालूम है कि फाइनेंस लीज के अंदर लेसी अपनी बुक्स में एसेट या लायबिलिटी को जो रिकॉग्नाइज करता है वो किस वैल्यू पे करता है? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, जो कि कॉस्ट भी मानी जाती है, या फिर
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, इन दोनों में से जो छोटी फिगर होती है हम उस पर रिकॉग्नाइज करते हैं। करेक्ट। इसका मतलब मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी मिनिमम लीज पेमेंट की, जो कि मैं आसानी से पता कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 6, 7, मैं लेसी हूं। मुझे मालूम है कि 7 साल तक मुझे 60,000 रुपीज पर एनम पे करने। मैंने 5,000 को इंक्लूड नहीं करा। जो मैं पेमेंट एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए करूंगा वो मैं अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट करूंगा। वो पेमेंट लीज के लिए नहीं मानी जाएंगी, वो एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए मानी जाती है। तो 60,000 मैंने पे करे। अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है एट 10% के हिसाब से। 10% ही है ना, हाँ 10% दिया हुआ है। तो मैं हर साल का फैक्टर ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का, ईयर 4 का, ईयर 5 का, ईयर 6 का, ईयर 7 का कंसीडर करूंगा। कंसीडर करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, ये जो डिस्काउंट फैक्टर है इनको इससे मल्टीप्लाइड करूंगा तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएंगी। अब ये जो भी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएंगी इसका मैं टोटल कर दूंगा। तो जो टोटल होगा वो मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट आ जाएंगी। ये तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में तुम्हें ये दिया हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% फॉर 7 ईयर। फॉर 7 ईयर का मतलब है कि तुम्हें हर साल के जो डिस्काउंट फैक्टर है उनका टोटल करके दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन में 6.145 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में गिवन है और वो तुम्हें हर क्वेश्चन में मिलेगा। वो कहता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% फॉर ए पीरियड एट 10% इज 6.145। तो इसका मतलब जिसको तुम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर भी कहते हो, यानी कि तुम्हें सातों साल का टोटल दिया हुआ है। तो मुझे हर साल मल्टीप्लाइड करने की जरूरत ही नहीं है। मैं सीधा क्या कर सकता हूं, मेरे को मालूम है कि एक साल की पेमेंट 60,000 की है, सीधा मैं इसको मल्टीप्लाइड कर दूं इससे, तो यही वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली आ सकती है। तो वही मैंने इस क्वेश्चन में करा है। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि लेसी विल रिकॉग्नाइज दी व्हाट वी कॉल relevant asset or liability at lower figure of fair value of the asset or प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। फिर आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कंप्यूट करी 60,000 इंटू 6.145 से, वो आ जाएगी 368,700। तो ये आपकी लीज लायबिलिटी। एक्चुअली क्वेश्चन की जो डिमांड थी कि कंप्यूट द अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी, और हम मान के चल रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट जो है लोअर देन कॉस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कॉस्ट दी नहीं हुई है। उसके अलावा मैंने ये भी बताया कि 5,000 रुपए जो मैं पे कर रहा हूं उसको मैं अपने रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज करूंगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि लीज पीरियड 7 ईयर्स का है और तुम्हें दिया ही हुआ है कि ये फाइनेंस लीज है FL। फिर कहता है एनुअल लीज रेंटल जो लेसी पे करेगा 1,20,000 के पे करेगा। इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न 10% है। पॉइंट फाइनेंस चार्जेस और प्रेजेंट वैल्यू एट 11% फॉर 7 ईयर्स तुम्हें दी हुई है। वही चीज जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था, ये एन्युटी फैक्टर दिया है, प्रेजेंट वैल्यू एट 11% फॉर 7 ईयर्स। हालांकि समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बार फिर लिख दिया। हर साल तुम 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 7 साल तक पे करोगे। एक तो तरीका यह है कि मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 11% फॉर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 5, 6 एंड 7 देखूं और उन फैक्टर को इन पेमेंट से मल्टीप्लाइड कर दूं और फिर टोटल कंप्यूट कर लूं। लेकिन उसमें बेवजह का टाइम लगेगा। आप सीधा क्या करें, एक साल की जो पेमेंट है उसको सीधा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाइड कर दे, क्योंकि इन सातों सालों का टोटल तुम्हें दिया ही हुआ है 4.712। प्रेजेंट वैल्यू एट 11% फॉर 7 ईयर्स का मतलब है इन सबका टोटल तुम्हारे सामने मौजूद है 4.712। तो इस वैल्यू पे आप रिकॉग्नाइज करेंगे। करेक्ट। इन क्वेश्चन में सिर्फ यही करना था। अच्छा, इस क्वेश्चन में उसने ये भी बोला है कैलकुलेट द फाइनेंस चार्जेस। तो फाइनेंस चार्जेस कैसे कंप्यूट करते हैं? फाइनेंस चार्ज का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। लेसी जो पेमेंट करता है, हर साल हम जो पेमेंट कर रहे हैं, हमें मालूम है कि जो पेमेंट हम कर रहे हैं उसमें कुछ हम फाइनेंस चार्ज के लिए दे रहे हैं और कुछ हम लीज लायबिलिटी के लिए दे रहे हैं। आपको याद है क्वेश्चन, जब मैंने ये सेशन स्टार्ट करा था मैंने एक इमेजिनरी एग्जांपल लिया था। मैंने कहा था कि हम मान लेते हैं एसेट की कॉस्ट 100 लाख है, लीज पीरियड 10 ईयर्स का है और हम मान लेते हैं कि हर साल लेसी हमें 12 लाख की पेमेंट कर रहा है। शुरू में समझाने के लिए मैंने जो एग्जाम्पल लिया था, इजंट इट और नॉट? बिकॉज 10 ईयर का लीज पीरियड है और 12 लाख वो मुझे दे रहा है, तो 10 साल तक वो मुझे कितना देगा, 120 लाख देगा। लेकिन ये तो एब्सोल्यूट टर्म्स में देगा ना। अगर इनकी प्रेजेंट वैल्यू में कंप्यूट करूं, लेट अस से प्रेजेंट वैल्यू 95 आ गई, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट
इसका मतलब लेसी जो है हकीकतन रियलिटी में तो 120 पे कर रहा है एब्सोल्यूट टर्म्स में। एब्सोल्यूट टर्म्स में इन रियलिटी वी आर पेइंग 120, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम ये भी देख जानते हैं कि ये पेमेंट हम 10 साल में करेंगे तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली 95 लाख है। इसका मतलब जो मैंने 120 पे करे तो जो प्रेजेंट वैल्यू होती है हम मानते हैं कि हमने लायबिलिटी के लिए इतना पे करा, जो डिफरेंस हमने पे करा जो कि नियर अबाउट 25 आ जाएगा, तो वो हमने बेसिकली फाइनेंस चार्जेस पे करे। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन में वो तुमसे यही पूछ रहा है कि हर साल जो तुम पेमेंट कर रहे हो उसमें फाइनेंस चार्ज कितना है, तो ये तुम आसानी से पता कर सकते हो। सबसे पहले ईयर वन में तुम क्या करो, पेमेंट्स लिखो। इज इट क्लियर टू यू? सॉरी, पहले कॉलम लिखो ईयर, फिर लिखो पेमेंट्स, पेमेंट्स के बाद फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस जो इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न है वो 11% है। फाइनेंस चार्ज हमेशा कंप्यूट करे जाएंगे लीज लायबिलिटी के, और पेमेंट टूवर्ड्स लीज लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी के लिए तुमने कितनी पेमेंट करी फिर इस कॉलम में लिखोगे, और जो आपकी लीज लायबिलिटी है सबसे पहले तो आप लीज लायबिलिटी लिख लो और इसको अंडरलाइन कर लो। करेक्ट? आपने लीज लायबिलिटी अभी अभी कंप्यूट करी 5,65,440, जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट है। करेक्ट? अब आप ईयर वन में पहली पेमेंट 120 की करोगे। इसके अंदर आपने कितना फाइनेंस चार्ज पे करा, इसके लिए आप 11% इस वैल्यू का कंप्यूट करोगे, जो ये बता देगा कि आपने ये जो पेमेंट करी उसमें से इतना फाइनेंस चार्जेस हैं, इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको पता लग गया कि आपने लायबिलिटी के लिए कितना पे करा। जो आपने लायबिलिटी के लिए पे करा वो आप इसमें से माइनस करेंगे। जो बच जाएगा वो ये बता रहा है कि फर्स्ट ईयर के बाद लीज लायबिलिटी अभी इतनी है, सेकेंड ईयर में 120 की पेमेंट होगी। फिर आप देखेंगे उसके अंदर फाइनेंस चार्ज कितना है, ये देखने के लिए आप इसका 11% अब कंप्यूट करोगे। फिर इसको इसमें से माइनस करके आपको ये पता लग गया कि 64,160 का अमाउंट जो है वो बेसिकली आप पे कर रहे हो किसके अगेंस्ट, लायबिलिटी के अगेंस्ट। तो ये जो बच जाएगा वो लीज लायबिलिटी का बैलेंस बच जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से फिर तुम थर्ड ईयर में करोगे। करेक्ट? इसी तरह से तुम फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, इसी तरह सिक्स्थ ईयर में तुम 120 पे करोगे। उसके अंदर कितना फाइनेंस चार्ज है, इसके लिए तुम्हें 2,05,460 का 11% कंप्यूट करा, इसको इसमें से माइनस करा, आपको पता लग गया कि आपने इतना लायबिलिटी के अगेंस्ट पे करा। इस फिगर को इसमें से माइनस करा तो ये बच गया। अब फाइनल ईयर में आपको एक चीज का ध्यान रखना है। आपको मालूम है कि फाइनल ईयर में आपका बैलेंस निल आना चाहिए। करेक्ट? फाइनल ईयर में बैलेंस जो है ना आपका निल आना चाहिए। तो निल बैलेंस कैसे आएगा? पहले आपको मालूम है ये निल तभी आ सकता है जब इसमें से मैं इतना ही माइनस करूं। तो इसका मतलब जो सेवन्थ ईयर की पेमेंट होनी चाहिए लायबिलिटी के अगेंस्ट, लायबिलिटी इतनी है, सेवन्थ ईयर से पहले की लायबिलिटी इतनी है, तो इस लायबिलिटी के अगेंस्ट इतनी पेमेंट होगी तभी तो ये बैलेंस जीरो आएगा। तो इसका मतलब फाइनल ईयर में आप क्या करोगे, पहले 1,20,000 लिखो पेमेंट, और फिर ये लिखो अमाउंट। आप इमीडिएटली इंटरेस्ट कंप्यूट मत करना फाइनल ईयर में, नहीं तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा इंटरेस्ट की अप्रोक्सीमेशन की वजह से। तो इसलिए फाइनल ईयर में बेटर रहता है पहले ये लिखने के बाद ये फिगर लिख ले। ये फिगर कहाँ से आई? ये यही फिगर आई। यही फिगर क्यों आई? क्योंकि यही फिगर अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तभी तो ये बैलेंस जीरो आएगा। तो इसलिए पहले मैं ये लिख लूंगा। अब इसका और इसका मैं डिफरेंस कंप्यूट कर लूंगा, उसको मैं फाइनेंस चार्ज मान लूंगा। फाइनल ईयर में हमें ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट में कहता है कि एनुअल लीज रेंटल 50,000 की है, यूजफुल लाइफ आपकी 15 साल की है, लीज टर्म 13 साल की है, और इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न 15% है। फिर कहता है एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड 75,000 इज द फेयर वैल्यू। हालांकि इससे हमें लेना देना नहीं है क्योंकि ये जो फेयर वैल्यू दी हुई है ये लीज पीरियड के एंड में दी है, बिगनिंग की नहीं दी है। फिर कहता है लेसी हैज ए ऑप्शन टू बाय द एसेट एट दिस प्राइस। ये भी तुम्हारे कोई काम का आइटम नहीं है, लेकिन इस लाइन से ये पता लगता है कि ये फाइनेंस लीज है, क्योंकि फाइनेंस लीज का ही ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। हालांकि ये फाइनेंस लीज है, ये तो यहाँ से भी पता लग रहा है, 15 में से 13 साल का लीज पीरियड है। इम्प्लिसिट रेट 15% है। इम्प्लिसिट है, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न है 15%। फिर कह रहा है फाइंड द अमाउंट एट विच फाइनेंस लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज। तो ये क्वेश्चन तुम खुद ही कर सकते हो। 50,000 तुम्हारी लीज पेमेंट है हर साल की, उसको तुम क्या करो 15% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखो फॉर 15 ईयर्स, यानी कि इसका एन्युटी फैक्टर देख लो 15 ईयर्स का, और इससे इसको मल्टीप्लाइड कर दो, और वो एन्युटी फैक्टर तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसलिए आपको अलग से वो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको कर सकते हैं।
तो वही मैंने करा भी है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट के लिए हम देखेंगे हर साल की एनुअल लीज पेमेंट कितनी है, 50,000। और वही चीज मैंने करा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 13 ईयर्स एट 15%, ये 15% के हिसाब से लिया है फैक्टर 5.583। तो इस वैल्यू पर आप लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे। करेक्ट। आइए जी, फिर लीज टर्म नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 4 इयर्स की है, एनुअल लीज रेंटल 1,50,000 के हैं, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 30,000 की है, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू अब की बार 18,000 की है, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न 16% है। इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हैं, एक तो ये कि आप किस वैल्यू पे लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे, नंबर वन, एंड नंबर टू आपको फाइनेंस चार्ज भी कंप्यूट करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में उसने पूछा है इसलिए करने पड़ेंगे। तो पहले तो किस वैल्यू पे लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे, हमें मालूम है कि लेसी अपने बुक्स में एसेट या लायबिलिटी दोनों को एक ही वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेगा, और वो वैल्यू जो होगी कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट, जिसको फेयर वैल्यू भी हम कहते हैं, या फिर मिनिमम लीज वैल्यू ऑफ पेमेंट। कॉस्ट तो दी नहीं है, मिनिमम लीज वैल्यू ऑफ हम निकाल लेंगे। तो मिनिमम लीज वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कैसे निकालेंगे। हर साल 1,50,000 हमें मिल रहे हैं, 150 150 150, लेकिन यहाँ आपको ख्याल करना पड़ेगा लीज पीरियड फोर्थ ईयर का है, फोर्थ 4 इयर्स तक है। फोर्थ ईयर में भी आपको 1,50,000 मिलेंगे, लेकिन गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 30,000 की दी है, तो इसलिए फोर्थ ईयर में आपको 30,000 और मिलेंगे, या आप लेसी के एंगल से बोलेंगे 30,000 आप और पे करेंगे। तो टोटल आपने 150 150 150 और इस ईयर में 180 पे करा। फिर आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 16% के हिसाब से कंप्यूट कर लें। करेक्ट, वो तुम्हें क्वेश्चन में दिए होंगे, या तो क्वेश्चन में तुम्हें ये दिया होगा, अलग अलग फैक्टर दिए होंगे, या तुम्हें डायरेक्टली ये दिया होगा। वैसे तुम्हें अलग अलग फैक्टर इस क्वेश्चन में दिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी है। वो तुम्हें फैक्टर्स मिलेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। अब क्या होगा, इन फैक्टर को इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हर साल के फैक्टर को मल्टीप्लाइड करेंगे, इस साल के फैक्टर को 180 से मल्टीप्लाइड करेंगे। इन सब का टोटल जो आ जाएगा उसको आप बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। इस पर आप अपनी लायबिलिटी और एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे, नंबर वन। अब फाइनेंस चार्ज कैसे कंप्यूट करते हैं, फाइनेंस चार्ज कंप्यूट करने के लिए मैं क्या करूंगा, फाइनेंस चार्ज कंप्यूट करने के लिए पहले तो मैंने अपनी लीज लायबिलिटी अलग से लिख ली 436260। अब मैं फर्स्ट ईयर में पेमेंट 150 की पेमेंट कर रहा हूं। मैं 16%, क्योंकि मेरा रेट था 16%, में इस पे अप्लाई करूंगा, जो मुझे बता देगा कि जो मैंने 1,50,000 पे करे हैं उसके अंदर कितने फाइनेंस चार्जेस पे करे हैं। इसको मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 80,200 आ जाएगा, 3,56,060। करेक्ट। सेकेंड ईयर में 150 की पेमेंट होगी, 56,970। उसके अंदर फाइनेंस चार्ज होगा। ये फाइनेंस चार्ज कैसे आएगा, आप 16% का रेट अप्लाई करेंगे इस वैल्यू पे, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के लिए फाइनेंस चार्ज कंप्यूट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के एंड में या सेकेंड ईयर की बिगनिंग में आपकी लायबिलिटी इतनी है, तो सेकेंड ईयर के एंड में आपने 150 पे करे, सेकेंड ईयर के एंड का इंटरेस्ट देखेंगे तो इस वैल्यू का 16% कंप्यूट करेंगे। उसको इसमें से माइनस करके जो आ जाएगा 93,030, वो ये बताएगा आपने लीज लायबिलिटी के लिए कितना पे करा, उसको आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह थर्ड ईयर में आप करेंगे, इस वैल्यू पे 16% अप्लाई करेंगे, फाइनेंस चार्ज आएगा, उसको 150 में से माइनस करेंगे, ये आपको बता रहा है 107,920 कि आपने लीज लायबिलिटी के लिए इतनी पेमेंट करी। अब इस पेमेंट को इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ मैंने 30,000 लिख दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप 30,000 यहाँ ना लिखें। लीज लायबिलिटी का बैलेंस फोर्थ ईयर के बाद जीरो आ जाना चाहिए। अब मुझे मालूम है कि लास्ट ईयर की पेमेंट जब इतनी होगी तभी तो ये बैलेंस जीरो आएगा। तो लास्ट ईयर की पेमेंट 1,55,110 की हो जाएगी। 1,55,110 को आप 1,80,000 में से, एक्चुअली लास्ट ईयर की पेमेंट 1,80,000 की है, उसमें से ये फिगर माइनस करेंगे तो आपका जो बैलेंस आ जाएगा वो 34,890 का फाइनेंस चार्ज आ जाएगा। यानी कि फाइनल ईयर में आपने क्या करा, सबसे पहले तो आपने ये पेमेंट करी, उसके बाद आपने इसको लिख लिया, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका इंटरेस्ट मान लिया जाएगा। इस तरह से आप फाइनेंस चार्जेस निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद शीट नंबर 8 के बाद ये कौन सा आ गया है, शायद कोई दूसरी शीट आ गई है।
उसके बाद इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं कि डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, जरा डेप्रिसिएशन को नोट करें इसी क्वेश्चन में। अगर मैं आपसे पूछूं लेसी का हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा तो कैसे कंप्यूट करेंगे? पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो लेसी है वो एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेगा, जिस वैल्यू पे उसने लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट 432260 है, तो उसने एसेट को इस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करा लेसी ने। अब इसमें से माइनस करेंगे एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, जिसको हम सिर्फ रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। यहाँ गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू माइनस मत कर देना, रेसिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे जो कि 18,000 की है। लीज पीरियड 4 ईयर का है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन लेसी इतना चार्ज करेगा एसेट पे, क्योंकि लेसी एसेट का ओनर माना जाएगा इन सब्सटेंस एटलीस्ट फॉर द लीज पीरियड। 11th एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। 11th में कहता है कि फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी 20 लाख की है, लीज टर्म 5 ईयर्स का है। लीज रेंटल हर साल लेसी को पे करने पड़ेंगे 5 लाख के। गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख की है। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख की है। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू का मतलब रेसिडुअल वैल्यू, उसमें से गारंटेड 1 लाख की है, तो उसका मतलब अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख की है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब क्वेश्चन ने इसमें यह भी कह दिया कि असर्टन अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे वो मैं बताता हूं। सबसे पहले स्टेप में तो आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कंप्यूट करा, जो कि हमें करनी पड़ती है। 5 साल का लीज पीरियड है, हर साल 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख, लेकिन 6th ईयर में 5 लाख प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू लेसी पे करेगा। करेक्ट, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, तो 5th ईयर की पेमेंट 6 लाख की होगी। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 16% के हिसाब से हमने कंसीडर करे हैं। 16% क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो भी इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न होगा उसके हिसाब से आप फैक्टर कंप्यूट करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जो भी फैक्टर आएंगे इससे आप मल्टीप्लाइड कर करके, करेक्ट, जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगे उनको टोटल करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट आ जाएगी। इस वैल्यू पर आप एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। हालांकि एसेट की कॉस्ट 20 लाख की है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कम है, तो इस वैल्यू पे आप रिकॉग्नाइज करेंगे। नंबर 1, एसेट और लायबिलिटी इस वैल्यू पे लेसी रिकॉग्नाइज करेगा। स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आप फाइनेंस चार्जेस पे करेंगे। और फाइनेंस चार्जेस कैसे पे करेंगे, ये हालांकि ये मैंने अभी बताया भी था। पहले आप लीज लायबिलिटी आराम से रिकॉर्ड कर लो, 17,25,820 जो आपने अभी कंप्यूट। ये कॉलम आपको बनाने हैं, ईयर, पेमेंट, फाइनेंस चार्जेस एट 16%, फिर पेमेंट्स टूवर्ड्स लीज लायबिलिटी, और ये लीज लायबिलिटी। अब आप ईयर 1 के एंड में आए, आपने 5 लाख की पेमेंट करी। 5 लाख के अंदर कितना इंटरेस्ट पे करा, इसके लिए 16% ऑफ दिस आप कंप्यूट करेंगे। जो भी फाइनेंस चार्ज आ जाएंगे उसको इसमें से माइनस करेंगे, तो ये क्या बता रहा है कि इतनी पेमेंट आपने लीज लायबिलिटी के लिए पे करी। तो फर्स्ट ईयर में आपने जो 5 लाख लेसर को दिए होंगे, उसमें से इतना तो आपने लीज लायबिलिटी के लिए पे करा, इतना फाइनेंस चार्जेस पे करा। जो आपने लीज लायबिलिटी के अगेंस्ट पे करा वो आप इसमें से माइनस करेंगे, ये फिगर आपके पास आ जाएगी। इस प्रोसेस को आप 4th ईयर तक रिपीट करेंगे। करेक्ट। अब लास्ट ईयर में आपने 6 लाख की पेमेंट करी, 5+1 6 लाख। इसके अंदर कितना इंटरेस्ट है, आप डायरेक्टली इसका 11% मत देखना। फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर में अभी जो मैंने पहले भी बताया था, हम चाहते हैं कि ये वैल्यू जीरो हो जाए। ये वैल्यू जीरो तभी हो सकती है जब इतनी ही पेमेंट लीज लायबिलिटी के लिए हो। तो इसलिए लीज लायबिलिटी के कॉलम में मैंने 5212,733 या 783 सॉरी यही फिगर लिख दी। इज इट क्लियर टू यू? यही फिगर हमने यहां पर लिख दी। पहले मैंने 6 लाख लिखा, फिर ये लिखा। ये फिगर मैंने इसको देख के लिखी, क्योंकि ये पेमेंट मैं इसमें से माइनस करूंगा तभी बैलेंस जीरो आएगा। अब इनका डिफरेंस जो आ जाएगा वो आप फाइनेंस चार्ज के रूप में ट्रीट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं स्टेप 3 में कि फर्स्ट ईयर में लेसी की बुक में क्या एंट्री होंगी, लेसी की बुक में क्या एंट्री होंगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट 17,25,820 टू लीज लायबिलिटी अकाउंट। मैंने कहा था ना, लेसी अपनी बुक्स में एसेट और लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेगा। तो एसेट उसने मशीनरी रिकॉग्नाइज करा और लीज लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट पर। और फर्स्ट ईयर में मैंने जो उसको 5 लाख रुपए पे करे लेसर को टू बैंक,
उसमें से जो अभी हमने कंप्यूट करा, हमने देखा था कि फर्स्ट ईयर में जो हमने पेमेंट 5 लाख की करी, उसके अंदर फाइनेंस चार्ज के लिए इतना पे करा, लीज लायबिलिटी के लिए इतना पे करा, तो वो ये एंट्री हो जाएगी। लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर आप डेप्रिसिएशन देंगे। अब डेप्रिसिएशन आप कैसे देंगे? इसके लिए पहले तो आप ये देखो कि आपने एसेट को कितने पर रिकॉग्नाइज करा। सर, एसेट को हमने 17,25,820 पर रिकॉग्नाइज करा है। गुड। अब आप देखो रेसिडुअल वैल्यू कितनी है। रेसिडुअल वैल्यू इस क्वेश्चन में 2 लाख की है। गारंटेड नहीं, रेसिडुअल वैल्यू, जिसको एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। और एसेट की लाइफ 5 साल की है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन इतना आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? और जो आपने फाइनेंस चार्ज और डेप्रिसिएशन पे करे, उसको आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट भी करेंगे। इस तरीके से आप इस एंट्री को करेंगे। अब जो केस 12 है, ये आप खुद ही करने लायक है, इसमें मेरे कराने लायक कुछ है नहीं। लीज टर्म 4 ईयर्स का है। कहता है फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन ऑफ द लीज इज 20 लाख, लीज रेंट 6,25,000 पर एनम का है। गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू तुम्हें लिखी है। रेसिडुअल वैल्यू यानी कि एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 3,75,000 की है। अच्छा, इससे पहले इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में जो इससे पहले था, क्वेश्चन में एक्चुअली वो मैंने यहाँ सॉल्यूशन करा नहीं, क्वेश्चन में ये भी पूछा था अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। वो मैं आपको बता देता हूँ, कहीं आप सोचोगे कि सर भूल गए बताना, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा याद करना होगा, जो मैंने इससे पिछले शुरुआत में जो मैंने जब डिस्कशन करा था फर्स्ट सेशन में, तो मैंने बताया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लीज रेंटल। हालांकि लीज रेंटल जब मैंने लिख दिया तो इसका इनडायरेक्टली मतलब इसके अंदर ही गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू शामिल है, लेकिन चलो मैंने अलग से लिख दिया गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। एक लेसर को जब वो एसेट लीज पर देता है, तो उसको ये चीजें संभावित मिल सकती है, संभावित मिल सकती है। जैसे कि इस केस में लीज रेंटल उसको कितने मिल रहे थे, खुद ही भूल गया। लीज रेंटल क्वेश्चन में थे 5 लाख के थे, सॉरी। तो हर साल उसको 5 लाख रुपए मिल रहे थे, तो 5 साल तक उसको 25 लाख रुपए तो लीज रेंट के ही मिलेंगे, प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख की मिलेगी, क्योंकि 1 लाख की गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है। अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख माइनस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, यानी कि 1 लाख की ये भी मिलेगी। यानी कि टोटल उसको कितना मिल गया, इन दोनों को मिला करके हम मिनिमम लीज पेमेंट भी कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो टोटल 25 प्लस 1 26 लाख रुपए हमें मिल गए, करेक्ट। और एक ये मिल गया अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। तो इस तरह से मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 27 लाख की मानी जाएगी। ये मैंने आपको बताया भी था, करेक्ट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर मैं लेस कर दूं नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर मैं माइनस कर दूं नेट इन्वेस्टमेंट, तो जो पॉजिटिव फिगर आएगी वो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम मानी जाती है। क्वेश्चन में ये पूछा था कि उसकी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितनी है, तो अब मुझे नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, ये मैंने तुम्हें बताया था। मैंने बताया था नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, उसी को नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है और ये इन चीजों का टोटल है, मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू का, करेक्ट। तो मैं मिनिमम लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, तो मेरे पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट तो मेरे पास है ही, जो मैंने ऑलरेडी निकाल ली थी। कितनी आई थी फिगर? 17,75,540। 17,75,540 ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट आई थी। अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख की है। अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 1 लाख है इसको मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 16% फॉर फिफ्थ ईयर, क्योंकि 5 साल का लीज पीरियड है। तो 5वें साल का जो फैक्टर होगा मुझे निकालना पड़ेगा। जो वो फैक्टर आएगा उससे मल्टीप्लाइड कर दूंगा, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी आ जाएगी। तो इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, तो वो मेरे पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी।
और नेट इन्वेस्टमेंट को मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दूं तो मेरे पास अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ सकती है, इजंट इट? ये मैंने फर्स्ट सेशन में भी आपको बताया था, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर केस स्टडी 12 में क्या कहता है कि लीज टर्म जो है 4 years की है। फिर कहता है fair value at inception of the lease is 20 lakh, lease rent 625 per annum at the end of the year, and guaranteed residual value 125 है, जबकि unguaranteed residual value 3,75,000 की है। तो और इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न 15% है, आप इसको खुद ही कर सकते हो। इसमें सिर्फ लीज लायबिलिटी उसने लिखा है, कैलकुलेट लीज लायबिलिटी, तो आपको सिर्फ लीज लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। तो लीज लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए एक तो एसेट की कॉस्ट होनी चाहिए जो कि है। अब हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट में से, दोनों में से जो छोटी फिगर होगी उसको हम रिकग्नाइज करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फाइंड करने के लिए 4 साल का लीज पीरियड है, 4th ईयर तक आप ईयर 1 2 3 4 लिखेंगे। हर साल आपको 625 625 625 और 625 मिल रहे हैं, लेकिन 4th ईयर में आपको गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी मिलेगी। फिर जो भी आपका इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न है उसके फैक्टर्स आप यहाँ पर लिख लें, वो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। उन फैक्टर को इससे आप मल्टीप्लाइड करें, मल्टीप्लाइड करने के बाद उसका जो टोटल आ जाएगा वो टोटल आपको बता देगा कि मिनिमम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कितनी है। और अगर ये वैल्यू 20 लाख से कम है तो इस वैल्यू पर फिर आप अपनी लायबिलिटी को रिकग्नाइज करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो कोई मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है, इसको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑनेस्टली स्पीकिंग 13th भी मेरे कराने लायक नहीं, ये भी आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही आप देख लो, इसमें कुछ है नहीं मेरे कराने लायक। 10 लाख की इसकी फेयर वैल्यू है, इकोनॉमिक लाइफ 4 साल की है और लीज पीरियड भी 4 साल का है। गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 50,000 की है और एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 35,000 की है। लीज रेंटल 3,50,000 का एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हर साल वो 3,50,000 लेसी आपको पे कर रहा है और इस क्वेश्चन में भी मुझे लीज लायबिलिटी कंप्यूट करनी है और फाइनेंस चार्ज भी कंप्यूट करने, जो आप खुद कर सकते हो। इस क्वेश्चन को लीज लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए पहले तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कंप्यूट करेंगे। मैं लेसी हर साल 350 350 350 पे करूंगा, लेकिन चौथे साल में 350 प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 50,000 भी पे करूंगा। प्रेजेंट वैल्यू 16% के हिसाब से क्वेश्चन में IRR इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न 16% है। उसके फैक्टर्स आपको क्वेश्चन में मौजूद मिलेंगे, चारों साल के फैक्टर्स। इन फैक्टर को इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो ये जो भी आ जाएगी ये वैल्यू आपको बता देगी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कितनी है। उसको आप एसेट की कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो छोटी होगी, वैसे 99.99% यही वैल्यू छोटी होगी, तो इसी वैल्यू पे आप अपनी लीज लायबिलिटी और एसेट को रिकग्नाइज करेंगे। फिर आप फाइनेंस चार्जेस कंप्यूट कर सकते हैं। जो आपकी लीज लायबिलिटी आ जाएगी वो आप यहाँ पर नोट करें। आपने पहले साल में 350 पे करा, फाइनेंस चार्जेस आप 16% के हिसाब से कंप्यूट करेंगे। जो भी आपकी लीज लायबिलिटी आएगी उसका 16% आप कंप्यूट करेंगे, बता देगा फाइनेंस चार्ज कितना है। उसको आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपने लीज लायबिलिटी के लिए कितनी पेमेंट करी, और फिर आपको लीज लायबिलिटी का बैलेंस फर्स्ट ईयर के एंड का पता लग जाएगा और इस प्रोसेस को आप फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब जो 14th है ना, इस तरह का जो क्वेश्चन है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 14 क्वेश्चन में क्या है कि इंडियन जायंट्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसने इनिशिएटेड ए लीज फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years in respect of a machine costing 1,50,000 with an expected useful life of 4 years। मशीन की कॉस्ट 1,50,000। अभी तक जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख भी दूं। कहता है मशीन की लाइफ तो 4 साल की है, 1 year, 2nd year, 3rd year एंड 4th year। मशीन की लाइफ तो 4 year की है, लेकिन लीज पीरियड आपका 3 years का है, अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है। और कहता है कि जो कॉस्ट है वो 1,50,000 की है। इज इट क्लियर टू यू? कॉस्ट इज 1,50,000। ये जो क्वेश्चन में दिया है अभी मैंने वही चीज करी है। फिर कहता है अंडर द लीज एग्रीमेंट द एसेट वुड रिवर्ट बैक टू द इंडियन जायंट्स लिमिटेड एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। लीज पीरियड के खत्म होने के बाद ये एसेट हमें वापस मिल जाएगा, लेकिन ये फाइनेंस लीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर उसके बाद कहता है अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर द लीज टर्म इज एस्टिमेटेड एट 20,000।
अब उस तुम्हें क्वेश्चन में ये भी बता दिया कि लीज टर्म के खत्म होने के बाद जो अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू वो 20,000 की है। ये भी तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया है। फिर कहता है इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। लो जी, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न भी तुम्हें दे दिया है, 10% का है। ये फैक्टर के लिए आप यूज करेंगे। एंड एनुअल लीज पेमेंट्स हैव बीन डिटरमिन्ड। ये जो लाइन है ना, ट्रिलियन डॉलर लाइन है। अब अनफॉर्चुनेटली बच्चे इस लाइन को ही सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। लीज पेमेंट्स हैव बीन डिटरमिन्ड इन सच ए वे दैट present value of lease payment plus residual value is equal to the fair value of the asset। इस लाइन का क्या मतलब हो गया? जो अभी लाइन है उसका मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो कह रहा है क्वेश्चन में लेसर जो भी आपसे रिसीव करेगा, लेसर आपसे जो रिसीव कर सकता है लीज रेंटल्स। वैसे लीज रेंटल जो होता है ना, उसके अंदर ऑटोमेटिकली गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी शामिल हो जाती है। चलो मैं फिर भी बार बार आपको समझाने के लिए अलग से लिख देता हूं, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। इन दोनों को ही मिलाकर के हम मिनिमम लीज पेमेंट बोलते हैं। करेक्ट। एक तो लेसर को आपसे ये मिल सकता है, और अगर लेसर का लक अच्छा है तो उसको कुछ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी मिल सकती है। वैसे इन दोनों को मिलाकर के रेसिडुअल वैल्यू कह सकते हैं। रेसिडुअल वैल्यू में से गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू तो लेसी आपको पे करेगा, ये आपको एक्स्ट्रा मिल गई, लेकिन आपको टोटल इतना मिल सकता है। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, उस लाइन का मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो कह रहा है कि हमने जो आपके एनुअल रेंट फिक्स करे हुए हैं, आप हर साल हमें एनुअल रेंट देंगे। आप जो भी हमें एनुअल रेंट देंगे 3 साल का, जो भी आप हमें एनुअल रेंट देंगे, ऑफ कोर्स 3 साल का, करेक्ट, प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। हालांकि एनुअल रेंट जब वर्ड लिखा ही है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू शामिल होती है, लेकिन चलो मैं समझाने के लिए अलग अलग बार बार लिखता रहता हूं। तो जो आप हमें जो भी रेंट देंगे और प्लस जो भी रेसिडुअल वैल्यू होगी, रेसिडुअल वैल्यू में से गारंटेड तो हम लिख ही चुके हैं, तो अब मैं अनगारंटेड लिख देता हूं। तो जो भी आप हमें पेमेंट देंगे और जो भी रेसिडुअल वैल्यू होगी जो आपसे मिलेगी, और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो कॉस्ट के बराबर होगी। ये इस लाइन का मतलब है जो मैं आपको अभी बता रहा था। ये लाइन बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं। वो कहता है लीज पेमेंट्स हैव बीन डिटरमिन्ड इन सच ए मैनर दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस रेसिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। यानी कि जो भी आपसे मिलेगा, करेक्ट, और जो हमें एक्स्ट्रा मिलेगा अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका टोटल कॉस्ट के बराबर आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में पता है क्या सबसे, ये क्वेश्चन अभी तक के क्वेश्चन में अलग क्यों है और इस तरह के क्वेश्चन टफ क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन में तुम्हें एनुअल रेंट दिया ही नहीं हुआ है। हर साल तुम कितना पे कर रहे हो ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। 1 2 3, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये तुम्हें फाइंड करना है कि हर साल का रेंट कितना है, नंबर वन। और उसके अलावा क्वेश्चन में मैंने कुछ और चीजें भी लिखा दी। तो ये क्वेश्चन है, और वो कहता है तुम्हें एक तो फाइंड करो अमाउंट ऑफ एनुअल लीज पेमेंट, जो कि मेन चीज है। फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फाइंड करो, वो कोई फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। नेट इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम भी हमारे लिए कंप्यूट करना प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए अभी मैंने समझाया था, शुरू में भी मैंने समझाया था, फिर समझा देता हूँ। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब लीज रेंटल प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, इन दोनों का टोटल एमएलपी होता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। और मैंने बताया था अगर हम इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें इन दोनों आइटम की और उसका टोटल कर दे तो वो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाती। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी तो नेट इन्वेस्टमेंट हो गई, इजंट इट? अब जो मैं मेन चीज तुम्हें बता रहा था इस क्वेश्चन में, जो कहानी है, ये तुम्हें अगर उस लाइन का मतलब समझ में आ गया तो क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व है।
मैंने कहा उस लाइन का मतलब क्या है कि आपको जो भी लीज रेंटल मिल रहा है, जो भी गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू मिल रही है, जो भी अनगारंटेड रेसिडुअल मिल रही है, उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कॉस्ट के बराबर आ रही है। आपने इस तरीके से उनसे पेमेंट मांगी, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, बिकॉज क्वेश्चन में दे ही दिया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू का टोटल 150 के बराबर है। कॉस्ट 150 हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो 1,50,000 मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखो, लीज रेंटल तो मेरे पास है ही नहीं, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी मेरे पास नहीं है, यानी कि मिनिमम लीज पेमेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं। लेकिन ये तो मेरे पास है, क्योंकि तुम्हें 20,000 दिया हुआ है अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। अब तुम क्या करोगे, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू को ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाइड करोगे जो भी आपका फैक्टर है। अब जो भी क्वेश्चन में फैक्टर है, करेक्ट, शायद 10% के हिसाब से है, वो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। सपोज मैंने नहीं भी लिखा, क्योंकि हम जब क्वेश्चन लिखते हैं कई बार दिमाग में नहीं रहता, हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। मान लेते हैं 10% फैक्टर क्वेश्चन में दिया है। अब मैं 10% क्या करूंगा, 10% फैक्टर अगर क्वेश्चन में दिया है तो मैं पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का फैक्टर देखूंगा 10% के हिसाब से। अब तीसरे साल का फैक्टर 0.7513 आ जाएगा। मैं 20,000 को इससे मल्टीप्लाइड करूंगा तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई, यानी कि मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कंप्यूट कर ली। बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सर बिल्कुल। इसको मैं इसमें से माइनस कर देता हूं, तो जो बच जाएगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट बचेगी या नहीं बचेगी? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो कहता है कि जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है और जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट है, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट। तो अगर मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली तो जो बच जाएगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट बचेगी, तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट आ गई, करेक्ट। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट की बात, इस स्टेप की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे ही बता दिया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट 134,974 है, एसेट की कॉस्ट 150 है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट जो है एसेट की कॉस्ट को तकरीबन तकरीबन पूरा कवर कर रही है, सब्सटेंशियली कवर कर रही है, तो ये फाइनेंस लीज है। वैसे भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं कि ये फाइनेंस लीज ही है। अब मुझे फाइंड करनी है एनुअल लीज पेमेंट। ये जो मैंने लिखा ना, ये तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा यहां पर देखो, ये तुम्हें देखने की जरूरत है, तुम सीधा यहां देखो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कितनी है? इतनी है। अब जरा एक चीज तुम्हारे को मेरे को समझानी, लो जी, ध्यान से सुनो। सपोज मैं तुम्हें कहूं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% के हिसाब से फॉर 3 years इज इक्वल टू, जस्ट मुझे पहले लिखने दो, 2.4868। ये मैंने फॉर 3 years दिया है फैक्टर, इसका मतलब ये एनुएटिव दिया है, ये तो तुम्हें मालूम ही है, करेक्ट। मैंने कहा 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 2.4868 है, यानी कि 3rd year तक का टोटल 2.4868 है। अब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ध्यान से सुन लो अगर समझना है तो, नहीं तो कई बच्चों को उधर रट लें वो फटाफट। मान लेते हैं ईयर 1 में मैंने तुम्हें लीज पेमेंट 1 रुपए की करी, फिर 1 रुपए की करी, फिर 1 रुपए की, सपोज मैंने आपको 1-1 रुपए की पेमेंट करी। ये लीज पेमेंट एब्सोल्यूट टर्म में, यानी कि टोटल मैं तुम्हें 3 रुपए पे कर रहा हूं 3 साल में। अब मान लो ये 1 लाख है, चलो सिंप्लिसिटी के लिए ये 1 लाख है, आपको 1 छोटी फिगर रख रही है तो 1 लाख मान लो, करेक्ट। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% मैंने देखा, एट 10% मैंने ईयर 1 का फैक्टर देखा, ईयर 2 का देखा, ईयर 3 का देखा, करेक्ट। अब इन फैक्टर को मैंने इससे मल्टीप्लाइड कर दिया, जिसको तुम डिस्काउंटेड वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू कहते हो। अब मैंने इनका टोटल कर दिया, ये टोटल जो भी आ रहा है उस टोटल को तुम क्या बोलोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट बोलोगे या नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे, इस टोटल को यही बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं। हर साल का फैक्टर मैंने लिया, इनको मल्टीप्लाइड करा, टोटल करा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट आ गई। एक तो ये तरीका है।
लेकिन अगर मैं तुम्हें इसकी टोटल ही दे दूं, मान लो मैं तुम्हें कहूं इन तीनों सालों के फैक्टर्स का टोटल 2.4868 है, तो तुम डायरेक्टली भी तो ये फिगर निकाल सकते थे ना। लेकिन उस केस में डायरेक्टली कैसे निकालते हैं? तुम 1 लाख से डिवाइड करते, 3 से नहीं करते, क्योंकि ये 3 साल का तो तुम्हें दिया ही हुआ है ना। तो हर साल का जो एनुअल रेंट है, जिसको तुम एनुअल रेंट बोलते हो, उससे मल्टीप्लाइड कर दो तो तुम्हारे पास यही टोटल आ जाएगा। तो ये टोटल कितना आ रहा है? 2.4868 लैक्स, क्योंकि फिगर लैक्स में। इसका मतलब मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट ₹2.4868 है, करेक्ट। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इस एन्युटी फैक्टर से, जो कि ₹2.4868 है, क्योंकि मैंने 1 लिया हुआ है ना, तो इसलिए दोनों बराबर आ रहे हैं। समझाने के लिए मैंने इसलिए 1 लिया था। लेकिन मैंने ऊपर क्या लिखा है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज 2.4868। उसको मैंने एन्युटी फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो पता क्या आएगा? 1। ये 1 क्या बता रहा है आपको? एनुअल रेंट। हर साल का आपका एनुअल रेंट 111 है। इससे आपको ये पता लग। तो मैं सिर्फ फॉर्मूले रटाना नहीं चाहता, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा डीपली बताना पड़ गया। तो वैसे तो मैं डायरेक्टली कह सकता था, लेकिन अब आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट है ना, उसको आप एन्युटी फैक्टर से डिवाइड कर देना, जो तुम्हें क्वेश्चन में मौजूद होगा। इस अब ये डिवाइड करके जैसे 1 लाख आया था अभी, तो ये क्या आ रहा है? 60,024। ये हर साल का एनुअल रेंट आ रहा है। अब आपको पता लग गया कि हर साल का एनुअल रेंट आप इतना रिसीव कर रहे हैं। इसका मतलब आपको लीज रेंट कितने मिलेंगे? भाई तीन तीन बारी आपको इतनी पेमेंट मिलेगी, 60,024, ये 3 साल की मिलेगी। टोटल लीज रेंट आपको इतना मिला। और मैंने कहा लीज रेंट के अंदर ही गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू शामिल होती है, वैसे वो हमें अलग से दी नहीं। अब अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 20,000 है। मैंने कहा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज सम ऑफ दीज टू। ये क्या है? लीज रेंट आपको टोटल इतने मिल रहे हैं, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू इतनी मिल रही है। लीज रेंट में गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू शामिल है, इस चीज को भूलना नहीं है। अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, तो ये टोटल आपको जो मिला एब्सोल्यूट टर्म्स में, वो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। अब उसमें से नेट इन्वेस्टमेंट आपको माइनस करनी है। तो नेट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ये लीज रेंटल क्या है? बेसिकली मिनिमम लीज पेमेंट। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है, जो हमने अभी कंप्यूट करी थी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज 134,974। और प्रेजेंट वैल्यू अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू की हमने सबसे पहले कंप्यूट करी थी 15026, जो कि 150 आ रही है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपकी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम होगी। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, आपकी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इतनी हो। समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब उसके बाद अगला क्वेश्चन भी आप इसी पर बेस्ड आप कर सकते हैं। इसमें लीज पीरियड 3 साल का है, लेकिन टोटल इकोनॉमिक लाइफ 5 साल की है। यहां से लीज का इंसेप्शन हो रहा है, पहला साल यहां खत्म हो रहा है, दूसरा यहां, तीसरा यहां। टोटल लीज पीरियड 3 साल का है, चौथा साल यहां खत्म होगा, पांचवा यहां होगा। टोटल इकोनॉमिक लाइफ 5 साल की है। कॉस्ट एसेट की 10 लाख है। तीसरे साल के खत्म होने पर अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख की दी है। पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी एनुअल पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, लेकिन वो दी नहीं है। पिछले क्वेश्चन में भी नहीं दी थी, इसमें भी नहीं दी है। कंसीडर इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न 10%। और तुम्हें पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा था, लेकिन इस क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 जो है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यानी कि एन्युटी दी हुई है तुम्हें 2.4868, करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या मान के चलते हैं कि जो ओनर है, जो आपसे रिसीव करेगा सब कुछ, एटलीस्ट वो कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। जो आपसे वो रिसीव करेगा ओवर द टाइम करेगा, तो यानी कि जो वो रिसीव कर रहा है आपसे, उसकी वो प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, करेक्ट, ये तो वो आपसे रिसीव करेगा और ये उसका लक रहा तो उसको मिलेंगी। तो इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू होंगी वो कॉस्ट के बराबर होगी। ये हम एजम्पशन लेकर के चलेंगे, और उसका लॉजिक भी मैंने बताने की कोशिश करी। मैं किसी एसेट का ओनर हूं, तो मैं आपसे इतना तो रिकवर करने की कोशिश करूंगा कि वो मेरी कॉस्ट के बराबर हो। तो सबसे पहले अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख को पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10%, लेकिन जो थर्ड ईयर का फैक्टर है मैं उससे मल्टीप्लाइड करूंगा तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे को पता लग गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इतनी होगी। और अभी अभी मैंने बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट को अगर आप एन्युटी फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक साल का एनुअल रेंट कितना आता है ये निकल आएगा। एक साल का एनुअल रेंट इतना है। करेक्ट, दिस इज इक्वल टू दिस मच। अब 3 इयर्स का लीज पीरियड है, हर साल आप इतना रिसीव करेंगे तो लीज रेंट टोटल आपने इतने रिसीव करे। अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख की है तो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, इतनी हो गई। इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गई। उसमें से नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, उन दोनों का टोटल 10 लाख आएगा, जो कि हमने अभी लिखा भी है। प्रेजेंट वैल्यू की जो मिनिमम लीज पेमेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इतनी है, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू इतनी है। इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो वो टोटल आपका 10 लाख के बराबर आएगा। इस 10 लाख को इसमें से माइनस करोगे तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आपकी आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से आप, जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी पर बेस्ड है और ये क्वेश्चन खुद करने लायक है। फर्क यह है, पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट 10 लाख थी, यहाँ 6 लाख है। पिछले क्वेश्चन में भी इकोनॉमिक लाइफ 5 इयर्स की थी, यहाँ भी 5 इयर्स है। पिछले क्वेश्चन में लीज पीरियड 3 का था, यहाँ भी 3 का है। कॉस्ट 10 की बजाय 6 है और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख थी और यहां पर 60,000 है। बाकी इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एन्युटी फैक्टर 2.4868 वही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में भी एनुअल लीज पेमेंट आपको दी नहीं है और इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बता ही चुका हूं। तो सबसे पहले आप कॉस्ट लिखो। अब मैं बता ही चुका हूं तो इसलिए मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि दिस मस्ट बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप फाइंड कर लो, उसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट आ जाएगी। उसको एन्युटी फैक्टर से डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा हर साल का एनुअल रेंट कितना है। और 3 बारी आप ये रेंट रिसीव करोगे तो टोटल आप इतना रिसीव करोगे। अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 60,000 है। इन दोनों को मिला देंगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, उसमें से नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, इसको आप ऐड करेंगे तो 6 लाख आएगा। डिफरेंस इन दोनों का अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आएगा। करेक्ट, इसको करा जा सकता, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। अब इसमें फिर रह गया सेल एंड लीज बैक। अब सेल एंड लीज बैक के जो क्वेश्चन है, बड़े बच्चों को बड़ा इंतजार रहता है सर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करा जाए। सेल एंड लीज बैक के जो क्वेश्चन हैं इसको करने में कोई परेशानी नहीं है। करेक्ट, पहले तो बहुत बच्चों को, पहले तो सेल एंड लीज बैक का मतलब क्या है देखो। यहां पर मिस्टर एच नाम का कोई ओनर है, उसने एक एसेट मिस्टर बी नाम के आदमी को बेचा। कभी ये मैंने आगे नहीं पढ़ा। उसने बेचा और बेचने के बाद ना उसने एसेट लीज पे ले लिया। मैंने पहले अपना एसेट बेचा और उसी एसेट को मैंने लीज पे ले लिया, तो ये है सेल एंड लीज बैक। पहले मैंने सेल करा फिर लीज पे ले लिया। बिकॉज मैंने सेल करा तो मैं सेलर हूं और मैं उसको लीज पे ले रहा हूं तो मैं लेसी भी हूं। तो इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में एच क्या माना जाएगा, सेलर लेसी। सेलर लेसी। बी क्या माना जाएगा, उसने एसेट परचेज करा लेकिन परचेज करने के बाद लीज पर दिया तो परचेजर लेजर। बात समझ में आया, ही इज बायर लेसर और ये क्या है, सेलर लेसी, क्योंकि सेल करने के बाद इसने एसेट को लीज पे लिया। अब बिकॉज मैंने एसेट को सेल करा और लीज पे लिया तो हमें परखना पड़ेगा कि ये लीज कौन सी है, ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है। अगर तो फाइनेंस लीज है उसमें कोई समस्या ही नहीं है। फाइनेंस लीज में तो लॉस या प्रॉफिट हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं फटाफट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है अगर ये लीज ऑपरेटिंग लीज हो, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में नियम थोड़े कड़े होते हैं और ये बच्चों को बड़े परेशान करते हैं। लेकिन हम तुम्हें बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं आपको जरा तरीके से इसको समझा दूं। लीजिए जी, यहाँ पर मैंने व्हाइट शीट रख दी, मैं आपको आगे दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं रहा। क्वेश्चन तो ये है, करेक्ट, कि एच नाम के आदमी ने एक एसेट बी को बेचा। करेक्ट, तो ये मैंने अभी बताया क्या है, ये सेलर भी है, मैंने बताया ये लेसी भी है, सेलर लेसी। हमें इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कंप्यूट करनी पड़ती हैं।
अब इसने जो एसेट बेचा उसकी रिटन डाउन वैल्यू जो है 400 की, करेक्ट? उसने एसेट जो बेचा 400 में बेचा, सॉरी, जो एसेट बेचा उसकी रिटन डाउन वैल्यू 400 है, जिसको तुम कैरिंग अमाउंट भी कहते हो। हमने इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को एनालाइज करना होता है। फिर इसने इस एसेट को लीज पे लिया, और ये लीज हम मान के चल रहे हैं ऑपरेटिंग लीज है। मैंने कहा फाइनेंस लीज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसके अंदर मैंने 5-6 केसेस बनाए हुए हैं। जो पहला केस है, केस ए। मान लेते हैं कि जो मैंने एसेट बेचा उसकी सेलिंग प्राइस 500 की है, मतलब रिटन डाउन वैल्यू 400 है और सेलिंग प्राइस मैंने 500 में बेचा। आप लाख मान लो, 400 लाख, 500 लाख। और हम मान लेते हैं कि फेयर वैल्यू भी 500 है। अब समझने की कोशिश करो, ऐसे क्वेश्चंस में, सेल एंड लीज बैक के केस में, अगर ऑपरेटिंग लीज है तो आपको क्या करना होगा? पहले तो आप आराम से चीजों को नोट करना सीखो। रिटन डाउन वैल्यू एसेट की कितनी है? 400। क्वेश्चन में क्या दिया है? सेलिंग प्राइस 500, फेयर वैल्यू 500। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? पहले फेयर वैल्यू को इससे कंपेयर करना है। क्या कहा मैंने? सर रिटर्न डाउन वैल्यू को इससे कंपेयर करना है। नहीं, मैंने कहा फेयर वैल्यू को इससे कंपेयर करना है। सर आप भी कैसी बात कर रहे हो, दोनों का मतलब तो एक ही है। नहीं, यही तो आपने समझना ही। दिस इज द पॉइंट आई वांट टू हैमर इनटू योर माइंड। आप पहले फेयर वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे, बस आप अभी इतना याद रखो। क्यों करेंगे वो मैं खुद ही लॉजिक दूं। पहला काम आपने ये करना है, नंबर वन। चलो पहले यही करके देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तो मुझे देना ही है। तो पहले काम में मैंने क्या कहा? फेयर वैल्यू को आप लिखो आराम से 500। आप रफ शीट में लिख लो 500 पे, ठीक है। फिर मैंने कहा आप इसको रिटन डाउन वैल्यू से कंपेयर करो। बताओ, आप एक एसेट के मालिक हो, आप, क्योंकि बेचने वाले तो आप ही हो ना। आपका कोई एसेट है जिसको आपने अपनी बुक्स में 400 पर लिखा हुआ है, और मैं आप आकर के आपको बताऊं, सपोज मैं वैल्यूअर हूं और मैं कहूं कि भाई आपके एसेट की फेयर वैल्यू तो 500 है। तो क्या ये आपके लिए फायदे वाली चीज है या नहीं? इसका मतलब आपका एसेट उछल करके 500 पर आ गया, तो ये आपके लिए फायदा है। तो ये तो आपका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, और आप इस प्रॉफिट को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे। यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज दिस प्रॉफिट। जहां भी मैं रिकॉग्नाइज लिख रहा हूं ना, इसका मतलब है इमीडिएटली रिकॉग्नाइज। यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज दिस प्रॉफिट इमीडिएटली। वन, वेट वेट, मैंने कहा क्वेश्चन तो ये है कि मिस्टर एच नाम के एक आदमी ने एक एसेट जिसकी कैरिंग अमाउंट या रिटन डाउन वैल्यू 400 थी, मिस्टर बी को बेचा 500 रुपए में, और उसकी फेयर वैल्यू 500 है, करेक्ट? तो मैंने कहा इसका आंसर देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे फेयर वैल्यू और रिटन डाउन वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा। ये चीज आपने सीखनी है, नंबर वन। और ये आपके लिए लोग रट लेते हैं, रटना नहीं है। आपका एक एसेट की वैल्यू ऊपर आ गई तो आपको फायदा ही तो हुआ। तो ये आपका फायदा है। अब आपका एसेट भले ही बुक्स में 400 का है, लेकिन अब उसकी वैल्यू तो 500 पर आ गई ना पापा। अब आप क्या करेंगे? एक तो आपने ये करना है, फिर आप क्या करेंगे? क्या कहा मैंने? फेयर वैल्यू को रिटन डाउन वैल्यू से कंपेयर करने के बाद आप सेलिंग प्राइस को फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे। बस ये दो रूल आप सीख लो। लेकिन उल्टे कर दोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ये मत कहना कि फेयर वैल्यू को इससे कंपेयर करना है, ये कहना है सिर्फ सेलिंग प्राइस को इससे कंपेयर करना है। अब आइए, अब इस केस में सेलिंग प्राइस 500 है और फेयर वैल्यू भी 500 है। अब आपने इस एसेट को 500 रुपए में बेचा। ये एसेट जिसकी वैल्यू अब 500 हो चुकी है, ये समझना है। भाई 400 से 500 पर ये एसेट आ गया ना, तो इस एसेट को, यानी कि अब ये एसेट जो कि आपकी बुक्स में भले ही कैरिंग अमाउंट उसकी 500 है, लेकिन अब तो उसकी वैल्यू 400 है, लेकिन अब तो वैल्यू बढ़ गई ना, 500 हो गई। तो 500 का आइटम है, उसको आपने बेचा 500 में, तो यहां नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब मैं सेकंड पार्ट इसका बताता हूं, हालांकि सब मैंने इसमें लिखा हुआ है, करेक्ट। यही चीज जो मैंने बताया, पहले मैंने क्या करा, केस ए में फेयर वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू को कंपेयर करा। वही मैंने आपसे कहा, इस केस में प्रॉफिट हो गया, क्योंकि, लेकिन क्यों हो गया प्रॉफिट? क्योंकि आपके एक एसेट की वैल्यू बढ़ गई।
तो दिस प्रॉफिट शेल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली एज प्रॉफिट। फिर आपने सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू को कंपेयर करा, यहां कोई नफा नुकसान नहीं है, तो इसलिए कोई ट्रीटमेंट मैंने नहीं बताया। अब केस बी में लेता हूं। केस बी, क्वेश्चन वही है कि एच ने बी को एसेट बेचा और उस एसेट की कैरिंग अमाउंट जो है 400 है, वो मैंने आपको बता ही चुका हूं, करेक्ट। अब हम मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस, उसने ये एसेट 500 में बेचा लेकिन फेयर वैल्यू 600 है। अब की बार मैंने ये कर दिया। सबसे पहले तो आप तीनों को लिख लें, रिटन डाउन वैल्यू 400, फेयर वैल्यू 600, सेलिंग प्राइस 500, ये आपने लिख लिया, तीनों वैल्यू लिख ली। सबसे पहले मैंने क्या कहा, फेयर वैल्यू को इससे कंपेयर करना है, तो आपने पहले यही करा, फेयर वैल्यू को नोट करा, फेयर वैल्यू आपकी 600 की आ गई। आपको उसने किससे कंपेयर करा, 400 से। इसका मतलब ये वैल्यू उछल करके इतने पर आ गई, ये आपके लिए फायदा है, नो डाउट, ये प्रॉफिट है, इसको आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे। दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे, क्या कहा मैंने, सेलिंग प्राइस को जो कि 500 है, कंपेयर करना है फेयर वैल्यू से। सेलिंग प्राइस को फेयर वैल्यू से कंपेयर करना है। अब आपके एसेट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, क्या वो 400 का ही है, नहीं, 600 का है। इसका मतलब अब आप 600 की चीज 500 में बेच रहे हो, तो यह आपके लिए नुकसान है, दिस इज लॉस। तो एक तो आप प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे, दूसरा आप लॉस 100 रुपीज का भी रिकॉग्नाइज करेंगे। आंसर ये होगा, लॉस 100 विल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीज, प्रॉफिट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। जो भी फर्स्ट स्टेप में आएगा, चाहे नफा है चाहे नुकसान, वो तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे। सेकेंड स्टेप में मैं लिखूंगा, लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिखें, लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली प्रोवाइडेड, हालांकि वो मैंने लिखा हुआ है लेकिन मैं बता दूं, प्रोवाइडेड दिस लॉस is not going to be compensated, is not going to be compensated by future lease payments, by future lease payments, future lease payments। इसका क्या मतलब हो गया, मैंने कहा ये लॉस तो है, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे इमीडिएटली, और इस लाइन का मतलब किताबों में लिखा रहता है, बच्चों को समझ में आता नहीं, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया आप लेसी हो, सेलर भी हो लेसी भी हो, आप फ्यूचर में कुछ पेमेंट दोगे ना, लीज पेमेंट, तो कहता है जो फ्यूचर में आप लीज पेमेंट दोगे, उन लीज पेमेंट की बदौलत इस लॉस की लेकिन कंपनसेशन नहीं हो सकती। दिस लॉस इज नॉट गोइंग टू बी कंपनसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट। क्यों नहीं हो सकती इस लॉस की, क्योंकि फ्यूचर में जो आप पेमेंट करोगे ना, वो तकरीबन 600 के बराबर ही करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि भाई फेयर वैल्यू उसकी 600 है, और सामने वाले ने जब आपको लीज पर ये दिया होगा, तो आपसे मिनिमम तो वो 600 मांगेगा ही ना लीज पेमेंट। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोवाइडेड दिस लॉस इज नॉट गोइंग टू बी कंपनसेटेड बाय फ्यूचर पेमेंट। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो ये और भी अच्छा लगेगा। क्या करा मैंने, पहले फेयर वैल्यू रिटन डाउन वैल्यू को कंपेयर करा, ये क्या शो कर रहा है, एसेट की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, तो ये गेन है आपके लिए। अब आपका एसेट 600 पे पहुंच चुका है, अब ऐसे सोचना है कि 600 की चीज को 500 में बेचा, ये नुकसान हो गया, इस लॉस को भी मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। यही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, केस 2 में, बी में मैंने लिखा ही हुआ है कि प्रॉफिट हो गया आपको, क्योंकि फेयर वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू को आपने कंपेयर करा, जो मैं बता रहा था 600, 400, 200, इसको मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। फिर मैंने लिखा सेल वैल्यू 500, फेयर वैल्यू 600, यहां लॉस हो गया 100 रुपए का, और मैंने लिखा है शेल ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली, लेकिन तुम इसके आगे वो भी लिखोगे जो मैंने अभी बताया, दिस प्रोवाइडेड दिस लॉस इज नॉट गोइंग टू बी कंपनसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट। तीसरे केस में कहता है फेयर वैल्यू इज 450 लैक्स एंड सेल प्राइस इज 380 लैक्स। लो जी, जरा इसको मैं अपनी रफ शीट के थ्रू समझाऊं। अब की बार क्या हो गया, रिटन डाउन वैल्यू तो वही है 400, क्योंकि क्वेश्चन में जो दी है वो तो चेंज होगी नहीं, और अब कहता है कि फेयर वैल्यू 450 लैक्स की है, फेयर वैल्यू 450 लैक्स की है, और कहता है सेल प्राइस इज 350, सेलिंग प्राइस 350 है। बताओ क्या करेंगे। अब तो आपके लिए 1 मिनट का काम होना चाहिए। मैंने कहा पहला स्टेप, फेयर वैल्यू 450 को आपने कंपेयर करना है रिटन डाउन वैल्यू से, रिटन डाउन वैल्यू 400 की है,
ये एसेट आपका एप्रिशिएट हो गया 50 से, ये प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अब उस एसेट की वैल्यू कितनी है? 450 हो गई, आप ऐसे मान के चलोगे। अब आप कंपेयर करोगे सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस है 350, फेयर वैल्यू है आपकी 450, सॉरी सेलिंग प्राइस 380 थी, सेलिंग प्राइस 380 और ये है 450। तो 450 का एसेट आप 380 में बेच रहे हो, तो यहां लॉस हो गया 70 का, वही आंसर। दिस लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली, क्योंकि सेल वैल्यू जब भी फेयर वैल्यू से कम होगी लॉस होगा। लॉस जब भी आप लिखेंगे ट्रीटमेंट तो ऐसे लिखेंगे, लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली प्रोवाइडेड this loss is not going to be compensated by future lease payments. करेक्ट? ये चीज मैंने यहां पर वैसे लिख दी, 70 का लॉस आया, shall be recognized immediately provided loss is not compensated by the future lease payments. करेक्ट? ये मैंने यहां पर लिख दिया। इसी तरीके से केस डी अगर मैं ले लूं, रिटर्न डाउन वैल्यू 400, वो तो हमें दी है, मान लेते हैं फेयर वैल्यू 400 है, सेलिंग प्राइस 500 है, तो मैं क्या करूंगा? स्टेप वन में पहले हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू को कंपेयर करते हैं, पर ये तो बराबर ही है, तो नो प्रॉफिट और लॉस एज फेयर वैल्यू 400 एंड रिटर्न डाउन वैल्यू 400 आर इक्वल, तो ठीक है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को कंपेयर करते हैं फेयर वैल्यू से, सेलिंग प्राइस अब की बार 500 है, तो इसका मतलब 400 रुपए की चीज को आप 500 में बेच रहे हो। ये पहला पहला केस है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी उसमें आपका गेन होगा, लेकिन उसके लिए आप लिखेंगे डेफर्ड गेन। डेफर्ड गेन का मतलब ये प्रॉफिट तो है, लेकिन इस प्रॉफिट को आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे ओवर द लीज पीरियड। इसी तरह केस ई में मैंने लिखा रिटर्न डाउन वैल्यू 400 है, फेयर वैल्यू 460 है, सेलिंग प्राइस 500 है। अब पहले तो फेयर वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे, तो यहां प्रॉफिट है उसको तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर सेल वैल्यू को आपने कंपेयर करना है इससे, इतने का एसेट आप इतने में बेच रहे हो तो फिर से प्रॉफिट हो गया, लेकिन सेकंड पार्ट में जो प्रॉफिट आएगा तो उसको हमेशा डेफर करेंगे, डेफर गेन, लेकिन आप लिख देंगे विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द लीज पीरियड। इसी तरह से फिफ्थ, फिर एफ है, एफ में मैंने लिखा रिटर्न डाउन वैल्यू, फिर फेयर वैल्यू 350, फिर सेलिंग प्राइस 390। अब आप खुद ही कर लो, फेयर वैल्यू 350, रिटर्न डाउन वैल्यू 400, बाबा नुकसान हो गया, रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। सेकंड स्टेप में सेलिंग प्राइस 390 को कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू से, गेन हो गया प्रॉफिट, लेकिन इसको डेफर्ड गेन मानेंगे। तो ये थे क्वेश्चंस, करेक्ट? ये है कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे, मुझे उम्मीद है कि ये भी आपकी एक्सपेक्टेशंस पे आया होगा। तो आपके कमेंट्स से हमें पता लगता है, फीडबैक से पता लगता है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट किसी सेशन में आपसे मुलाकात होगी किसी नए स्टैंडर्ड के साथ। तो AS19 हमने अपनी तरफ से बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे आपको कराने की कोशिश करी है। तो उम्मीद है कि आपकी एक्सपेक्टेशन पे, जैसा कि मैंने कुछ लम्हा पहले कहा, कि आया होगा। और नेक्स्ट सेशन में फिर हम किसी नए स्टैंडर्ड के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। टिल देन इट्स गुड नाइट एंड गुड बाय।